एक तरफ हमारे हैं धुरंधर शहजाद पूनावाला जी और एक तरफ है हमारे मस्त कलंदर आशुतोष जी। नेहरू जी ने वंदे मातरम का 1937 में विभाजन किया, फिर देश के विभाजन के लिए वो तैयार हुए। इनका कहना है कि वहाँ पे माँ दुर्गा की प्रशंसा है। क्या माँ दुर्गा की प्रशंसा से इरिटेट होना चाहिए कोई? 2006 में कांग्रेस के सेशन में वंदे मातरम सोनिया गांधी स्किप कर देती है। AQI 7 दिसंबर को 343, 10 दिसंबर को 294, 11 दिसंबर को 341, 12 दिसंबर को 410। हैजर्डस, सीवियर, अनहेल्दी, सीवियर, 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 सीवियर। एमसीडी में भी आप ही हो। मैं ये कहता हूं कि चलो 403 नहीं, अगर ये 150 आ जाता तो भी मैं मान लेता। कब तक सरकार, ये रेखा गुप्ता के बस की बात ही नहीं है। 12 साल से नरेंद्र मोदी जी की सरकार है, भाई क्यों नहीं कर पा रहे? आशुतोष जी ने तो बोल दिया कि ये SR वैसा फालतू है, ये वोट चोरी फालतू है, पोल्यूशन मेन इशू है। पर ये कांग्रेस वाले कमबख्त, ये समाजवादी पार्टी कमबख्त, ये लेफ्ट वाले कमबख्त, जिनके लिए आशुतोष जी नहीं बोलते। फिल्म का नाम है आशुतोष जी धुरंधर। ये लोग कह रहे हैं गोरी है, इसको बैन करो। ऋतिक रोशन ने कहा इसमें पॉलिटिक्स एसोसिएटेड है। इसमें क्या पॉलिटिक्स एसोसिएटेड है भाई? जैसे परजानिया के डायरेक्टर राहुल ढोलकिया को भी अपनी सेंसिटिविटी के हिसाब से फिल्म बनाने का अधिकार है। ठीक है, दिक्कत कहां पे आती? दिक्कत तब आती जब परजानिया को रिलीज नहीं करने दिया जाता और कश्मीर फाइल्स को रबिश किया जाता। दिक्कत ये आती है कि परजानिया को तो स्कूल कॉलेज में दिखाया जाता है और यहाँ पे इनको अपनी फिल्म स्क्रीन करने का भी दिखा। अभी एक मशहूर फिल्म क्रिटिक है अनुपमा चोपड़ा, उन्होंने एक उस पर कुछ क्रिटिकल तरीके से डाला। ठीक, उनकी इतनी ट्रोलिंग हुई कि उनको वो टेक डाउन करना पड़ा। अनुपमा चोपड़ा 5 स्टार टू पठान, 4.5 स्टार टू कलंक, 4.5 स्टार टू वीरे दी वेडिंग। दे दे अपने हस्बैंड की फिल्म को 10 स्टार दे दे, मुझे कोई समस्या नहीं। 1 स्टार टू कश्मीर फाइल और 1.5 स्टार टू धुरंधर। अनुपमा जी ने एक रिव्यू लिखा, फिर उनको पता चला कि भाई फिल्म तो उसने बनाई है जहाँ पे अगर मैं ज़्यादा बोलूँगी तो मेरे पर कमर्शियल प्रॉब्लम हो सकती है, तो उन्होंने रिव्यू हटाया। एक गिल्ड से एक स्टेटमेंट दिलवाया जिसमें वो खुद ही ऑफिस बेरर है, तो कि मेरे पास अधिकार है फिल्म को क्रिटिक भी करने का जबकि मैं उसकी अग्री नहीं करूं। मतलब मेरा कुत्ता कुत्ता और आपका कुत्ता टॉमी है। ममता बनर्जी तो 2005 में कागज फेंकती थी और बोलती थी यूपीए ने सारे घुसपैठिए बसा लिए, आने दिए। जब हम चिन्हित करके डिपोर्ट करने के लिए प्रक्रिया को शुरू करते हैं तो प्रक्रिया अपनाने नहीं देते। एक साल में मनमोहन सिंह की सरकार में घुसपैठियों को डिपोर्ट किया जा रहा था, उसका 1/3 भी 5 साल के अंदर नहीं डिपोर्ट किया गया। नहीं, आपने जय श्री राम नहीं कहा। हाँ, बट मैं क्यों बोलूं आपके कहने पे? मैं हरार माधव एक सेकंड। करण वर्मा अनप्लग्ड के आज के एपिसोड में भाई आपका स्वागत है। एक तरफ हमारे हैं धुरंधर शहजाद पूनावाला जी और एक तरफ है हमारे मस्त कलंदर आशुतोष जी। धुरंधर सबसे प्रॉब्लम तो नहीं ना आशुतोष जी? पक्का अब तय करना है कौन है सिकंदर। अब तय करना है कौन है सिकंदर। देखिए जो इनकी राइमिंग शक्ति है ना वो हर जगह रहती है। तो शहजाद जी बहुत बहुत स्वागत पहले तो समय देने के लिए। आपका वंदे मातरम। वंदे मातरम, अरे वाह, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, सुजलम सुफलम मलिन शीतलम सश्यामला मातरम वंदे मातरम। वाह, शुभ्र ज्योत्सना पुलकितयामिनी फुल्ल कुसुमिता ध्रुमतल शोभिनी सुहासिनी सुमधुर भाषिनी सुखदम वरदम मातरम। क्या बात है, वंदे मातरम। इससे बड़ी क्या अच्छी शुरुआत हो सकती है। श्री गणेश हो गया इस एपिसोड का। तो आप लोग मानेंगे कि मैं देशद्रोही नहीं हूं कम से कम। नहीं, आप पे तो कभी शक नहीं था। सवाल ये है कि 2 स्टैंजा तक सीमित करने के बाद भी अबू आजमी से लेकर कांग्रेस के कई नेता बोलना नहीं चाहते, जैसे सिद्धरामैया। जो ना बोलना चाहे उनको इग्नोर कर दीजिए। नहीं, पर वैसे एक बात बता दीजिए अब आशुतोष जी। देखिए मैं एक बात बोलता हूँ, आपका जब भी मैं एक्स पे जाता हूँ ना तो जो नेहरू जी का थंबनेल है ना, जो नेहरू जी के चित्र है, आप अपना चित्र ना लगा के नेहरू जी का जो लगाते हैं, तो मेरे को हमेशा जब भी नेहरू से रिलेटेड कुछ आता है तो मुझे आप ही का ख्याल आता है। गलत बात भी तो नहीं है? जरा मैं एक बार नेहरू जी के क्या विचार थे वंदे मातरम वही कोट कीजिए। बहुत अच्छे विचार थे उनके, जैसे क्योंकि नेहरू जी के जो विचार थे उस पर तो सुभाष चंद्र बोस के भी वही विचार थे। अच्छा। गुरुदेव रविन्द्रनाथ ठाकुर के भी वही विचार थे। अच्छा। तो अगर किसी को नेहरू से प्रॉब्लम थी तो गुरुदेव से भी प्रॉब्लम होनी चाहिए, उनको वो प्रॉब्लम बोस से भी होनी चाहिए। तो दरअसल जो लोग बंकिम बाबू के बहाने पूरा मुद्दा खड़ा करना चाहते हैं
वो कहीं ना कहीं अपने अप्रोच में गुरुदेव विरोधी भी दिखाई पड़ते हैं, सुभाष बोस भी दिखाई पड़ते हैं। ये तो सर घुमाने वाली बात हो गई ना। नहीं, नेहरू घुमाने जी वाली का बात नहीं है। नेहरू जी का विचार इस पे क्या था, जो उन्होंने एक पंक्ति कही 20 अक्टूबर मैं कोट कर 1937। दूं? हाँ हाँ, कोट कर दीजिए आप जरा। It does seem that this background of this song is likely to irritate Muslims. Further, there is difficulty of language which is not understood by most people. I do not understand it without the help of dictionary. उनको तो dictionary बहुत चीज़ों के लिए चाहिए थी. At the same time, there seems to be, अब ये सुनिए, there seems to be substance and people who are communalistically inclined मे बी अफेक्टेड बाय, मतलब वो मान रहे हैं कि जो कम्युनल लोग हैं वो अफेक्टेड है, फिर भी उसको गिवन किया। फिर उन्होंने लिखा है श्यामा प्रसाद मुखर्जी को, वंदे मातरम इज नॉट फीजिबल एज नेशनल एंथम क्योंकि उसकी ट्यून ऑर्केस्ट्रल और बैंड रेंडरिंग वाली नहीं है। मान लिया आपकी बात, ये तो नेहरू जी ने लिखा है ना, हिम्मत के साथ लिखा। गुरुदेव ने क्या लिखा ये तो बता दो ना। चलिए मैं वॉट अबाउटरी हो रही है सर, No, 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 आप no. वॉट अबाउटरी कब से करने मैं लग पढ़ गए? लेता हूँ, मैं पढ़ लेता हूँ, गुरुदेव की बातें पढ़ लूँ, सुन ली। एक वाक्य पढ़ लूँ। मैं बता रहा हूँ। गुरुदेव ने कहा पहले दो स्टैंजा तो बहुत अद्भुत हैं, बात के 2 स्टैंजा से हमें डिसोसिएट करने में कोई प्रॉब्लम नहीं। अच्छा, नहीं, दूसरी दूसरी बात क्या है, देखिए सुभाष चंद्र बोस नेहरू को चिट्ठी लिखते हैं, CWC उसको पास करती है, जो कमेटी ने यह तय किया था उस कमेटी में कौन कौन लोग हैं, तो वाई ओनली आप पिक सिर्फ नेहरू को क्यों कर, आप बोलो ना कि गांधी भी वंदे मातरम के विरोधी हैं, सुभाष चंद्र बोस भी वंदे मातरम के विरोधी हैं, गुरुदेव रविन्द्रनाथ ठाकुर भी वंदे मातरम के विरोधी हैं, श्यामा प्रसाद मुखर्जी भी वंदे मातरम के विरोधी हैं, अंबेडकर भी वंदे मातरम के विरोधी हैं, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भी हैं, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने तो पास किया था। तो वाई ओनली पिक नेहरू? ठीक आशुतोष जी, पहले तो मेरी समस्या ये नहीं है कि पूरा वंदे मातरम बोलिए, मैं तो बोल रहा हूँ जो 2 स्टैंजा में सीमित किया है उस पर भी कांग्रेस के, समाजवादी पार्टी के कुछ नेता उसको कहने से इनकार कर रहे हैं। पहली बात पूरी बात हो जाए इनकी। हाँ। दूसरी बात, बार बार ये जो ठीकड़ा हम लोग टैगोर जी पर फोड़ते हैं ना, क्या नेहरू जी टैगोर जी के हर व्यू से इत्तेफाक रखते थे क्या? जैसे कि देयर आर 2 रिलीजन्स इन द अर्थ, दे आर डिस्टिंक्ट एनिमिटी अगेंस्ट ऑल अदर रिलीजन्स, दे आर क्रिश्चियनिटी एंड इस्लाम, ये टैगोर जी के व्यू है, मानते थे क्या? An important factor which is impossible for making Hindu-Muslim unity to become an accomplished fact is that the fact that Muslims cannot confine their patriotism to any one country. ये भी टैगोर जी के विचार थे। तीसरी बात, रहमतुल्लाह सायानी से तो बड़े कोई मुसलमान नहीं है ना, उन्होंने तो पूरा वंदे मातरम गाया था 1896 सेशन में। चौथी बात, नेहरू जी को इसलिए, और मैं फाइनल समाप्त करता हूँ, नेहरू जी ने वंदे मातरम का 1937 में विभाजन किया, फिर देश के विभाजन के लिए वो तैयार हुए, और आज भी उनकी नस्ल जो है वो देश को विभाजित करने के लिए जो टुकड़े टुकड़े वाले प्लान लाती है। मैं आपको बोलता हूँ, जैसे कि यूनिफॉर्म सिविल कोड पर आज विरोध करते हैं, तो नेहरू जी लाया क्यों नहीं उसको एक्सेप्ट करते? मुस्लिम पर्सनल लॉ को नहीं टच किया, हिंदू पर्सनल लॉ करवा दिया उन्होंने। मिस्टर नेहरू ने सोमनाथ का विरोध किया, पर बाबरी के लिए एक पैर से खड़े थे वो। अब ये जो थी ना, ये अपीजमेंट पॉलिटिक्स। बहुत सारे सवाल के, अब इनका आशुतोष जी ये मत सवाल करिएगा, अपीजमेंट। एक सेकंड आशुतोष जी ये मत करिएगा कि ये रविंद्रनाथ टैगोर जी ने कहा, नेहरू जी ने ये क्यों कहा, आप क्या सहमत हैं? ना। हाँ, देखिए, आप कहते हैं नेहरू जी ने गुरुदेव जी की इस बात से सहमत हैं क्या? तो मैं फिर वॉट अबाउटरी करते हुए कह दूं कि बाबा साहब अंबेडकर जब मुसलमानों के बारे में बोलते हैं तो बीजेपी को पसंद आता है, लेकिन बाबा साहब अंबेडकर जब ये कहते हैं कि हिंदुत्व जो है इस देश पर सबसे बड़ी आपदा है और इसको हर हालत में रोकना चाहिए क्योंकि भारत के लोकतंत्र को खत्म करेगा, जब डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद सरदार पटेल को 14 मई 1948 को चिट्ठी लिखते हैं और कहते हैं आरएसएस के लोग जो है वो हिंदू लोग जो है वो मुसलमानों के कपड़े पहन के जाते हैं और हिंदुओं को भड़काते उपद्रव करते हैं, ये भी तो एक विचार है ना। वही राजेंद्र प्रसाद कुछ और मैं जो कहना चाहता हूं कि अगर आप वंदे मातरम पे बात कर रहे हैं तो वंदे मातरम में फिर भारतीय जनता पार्टी हो या हिंदुत्ववादी हो, उनके अंदर इतनी हिम्मत होनी चाहिए कि सुभाष चंद्र बोस को भी कंडेम करें, गुरुदेव रविंद्र ठाकुर को भी कंडेम करें, नेहरू को भी करें, और उसके साथ गांधी को भी कंडेम करें, सुभाष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को करें, आचार्य कृपलानी को करें, नरेंद्र देव को करें, सबको करें ना कंडेम, क्योंकि इन सब लोगों ने मिलकर फैसला किया था। एक छोटी सी बात कर लूं मैं आशुतोष जी, देखिए पॉडकास्ट और डिबेट्स में क्या होता है ना, इसमें थोड़ी सी चीज दूध का दूध पानी का पानी होना चाहिए, आपके व्यूज आने चाहिए खुल के। आपका कहना है इन सबको कंडेम करें, आपके हिसाब से क्या नेहरू जी की ये बात कंडेमेबल थी कि दिस सॉन्ग विल लाइकली इरिटेट द मुस्लिम? इसका स्पेसिफिक मुझे जवाब दी। मैं कंडेम करने की बात ही नहीं कर रहा हूं, मैं कह रहा हूं आप अग्री करते हैं इस भाव से नेहरू जी के? डू यू अग्री विद दिस भाव ऑफ नेहरू जी? देखिए, फिर अगर आप उसमें जाएंगे कि बंकिम चट्टोपाध्याय का जो आनंदमठ नॉवेल है जी, तो फिर उसकी समीक्षा पे हमें बैठना पड़ेगा, किस कॉन्टेक्स्ट में लिखा गया, और क्योंकि ये मैं आपका वही तो पर्सनल व्यू जानना चाहता हूं। पर्सनल व्यू, देखिए मेरी पर्सनल व्यू ये है कि जो 2 स्टेंजाज हैं वो बिल्कुल सही हैं, रहने चाहिए उसमें। बाकी अगर गांधी, नेहरू, सुभाष चंद्र बोस, गुरुदेव,
बाबा साहब अम्बेडकर, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने अगर कुछ तय किया है तो मैं उनके विवेक पर सवाल नहीं खड़े करता, मैं उनके पूरी तरीके से साथ हूं। अभी इसी पे मैं ठीक आना है। चाहता हूँ, ठीक। इसी पे मैं और आना ये चाहता हूँ। इसलिए इसी पे मैं आना चाहता हूँ। इसलिए मैं ये बात कहता हूं क्योंकि 1857 की लड़ाई में तो हर हर महादेव और अल्लाह अकबर के नारे एक साथ लगते थे नहीं लगते थे। चलिए। आज कोई अल्लाह Debatable है, अकबर का ये भी नारा लगा दे debatable है। तो आप उसको मिलिटेंसी और चलिए। आतंकवाद से जोड़ अच्छा, देते हैं। अब मैं इस पे एड्रेस करना चाहता हूँ। मैं भी मानता हूं कि संविधान सभा के विवेक पर सवाल ना खड़े किए जाए, इसीलिए जो 2 स्टैंजा भी एक्सेप्टेड है, जब कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता बोलते हैं कि हम ये किसी हालत में नहीं बोलेंगे, तो क्या वो संविधान सभा का एक सेकंड मेरी बात गलत करते हुए। सर, हाँ, ठीक sorry, है, आपके बीच sorry, में। sorry। दूसरी बात, नेहरू जी को हम दोष नहीं देते। सजल चट्टोपाध्याय, ग्रेट ग्रैंडसन ऑफ मिस्टर बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय, से हो। बीजेपी का भी ये कहना है कि जब सुनिए ना। ये गीत लिखा गया था तो उसके कुछ स्टैंजास थे जो कांग्रेस ने उस टाइम हटा दिए गए थे, ये आरोप भी लगाया जाता है। आप कैसे देखते हैं इस आरोप को? बीजेपी जो बोल रहे हैं ठीक बोल रहे हैं। चाहे वो ये कांग्रेस से हो। ये वो खुद बोल रहे हैं कि बीजेपी जो बोल रही है कि ये 2 स्टैंजा हटाने, ये बाकी के स्टैंजा हटाना। अच्छा, तीसरी बात, ये जो बाकी के स्टैंजा हटे भी, एक बार मुझे इसमें बताइए, इसमें इरिटेटिंग क्या है? इसमें इरिटेटिंग यही एस्पेक्ट है ना कि कोई, इनका कहना है कि वहाँ पे माँ दुर्गा की प्रशंसा है। क्या माँ दुर्गा की प्रशंसा से इरिटेट होना चाहिए कोई? क्या ये हम लोग को मूल समीक्षा नहीं करनी चाहिए? एक सेकेंड, जैसे हिंदू धर्म है, आप तो हिंदू हैं, मुस्लिम बोलता है कि अल्लाह ही उपासना के लायक है, अल्लाह ही आराधना के लायक है। आपने तो कभी किसी को नहीं बोला कि ये मेरे लिए इरिटेटिंग है। पर दूसरा वाला बोलता है कि ये वे ही ठीक है, और जो मेरा वे नहीं फॉलो करता वो काफिर है, वो उसका सर कलम करने लायक है, या तो वो कन्वर्ट होके मेरे पास आ जाए या तो वो मर जाए, और अगर नहीं होगा तो मैं इरिटेट हूंगा। और नेहरू जी बोलते हैं हाँ ये इरिटेट होने के लायक है। मेरी मूल समस्या वो एटीट्यूड है। नहीं, मेरी समस्या क्या है? मेरी समस्या ये है कि हिंदू धर्म बहुत पहले से, 5000 साल पहले से, 10,000 साल पहले से आज तक सरवाइव कर रहा है। क्यों सरवाइव कर रहा? अपनी कट्टरता की वजह से नहीं, उदारता की वजह से, उदारता की वजह से, अपने अकोमोडेशन की वजह से। ठीक है। जो मुसलमानों को जो आपत्तियां थी वो इस बात को लेकर थी कि भाई हमारे धर्म में बुत परस्ती नहीं है, और उनको लगता था कि इसमें दुर्गा की आराधना की गई है। हम दुर्गा की आराधना नहीं करना चाहते। सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है कि अगर कोई आदमी आपके राष्ट्रीय गान को या राष्ट्रीय गीत को अगर नहीं गाना चाहता, जिसका मतलब ये नहीं कि उसका असम्मान कर रहा या उसका अपमान कर रहा, ये सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है। मैं ये कह रहा हूं कि अगर हिंदुओं, अगर इस ध्यान को रखते हुए उस वक्त जब हिंदुस्तान के अंदर बंटवारा था, बिटरनेस थी, खून खराबा था, अगर सोच समझ के ये फैसले किए जा रहे थे तो उनको एक्सेप्ट करना, हमें क्या प्रॉब्लम है? इस पॉइंट पे आगे भाई बढ़ने से मुझे तो पहले दुर्गा की स्तुति में, आई एम अ नॉन बिलीवर। इस पॉइंट पे आई एम अ नॉन बिलीवर। ठीक है। ठीक है, मुझे दुर्गा की स्तुति करने में कोई प्रॉब्लम नहीं एक है, सेकंड। मुझे मस्जिद में जाने में कोई प्रॉब्लम नहीं, मुझे चर्च में जाने में कोई प्रॉब्लम इस नहीं। पॉइंट पे, इस पॉइंट, और अगर मैं खड़ा एक स्पेसिफिक ले लेते हैं, आशुतोष, कुछ बोलना specific चाह रहे हैं इस पे स्पेसिफिक। आपकी बात बिल्कुल सही है। अगर एक मुसलमान को ये बोला जाए कि दुर्गा की इबादत करो, दुर्गा की आराधना करो, गलत है। पर राष्ट्रीय गीत और राष्ट्रीय गान इबादत नहीं है। सुनिए, इट इज स्ट्रिक्टली सिंगिंग। बाय द वे, इस्लाम में माँ के पैरों तले जन्नत को बताया गया है। बाय द वे, एक नहीं अनेकों ऐसे फतवे हैं कि माँ या पेरेंट्स के सामने आप जो नमन करते हैं सिंबॉलिकली, वो अन इस्लामिक नहीं है। तो अब मैं जानना चाहता हूं कि जहां पर इबादत नहीं हो रही, गीत और गान में इबादत नहीं है। गीत और गान तो केवल ये कहना है कि भाई वंदे मातरम, मैं आप माता को महान मानता हूं, वो भाव से है, इट्स नॉट विद इबादत भाव, तब बोलने में क्या समस्या? दूसरी बात, ये यहां रुकती नहीं है आशुतोष। समस्या ये है कि ओवैसी बोलता है, ओवैसी इज अ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ दिस थॉट प्रोसेस, कि मैं भारत माता की जय भी नहीं बोलूंगा। तो जाति यहां से वंदे मातरम से शुरू होती है, फिर जाती है कि मैं भारत माता, अच्छा भारत माता की जय में कौन सा इबादत है? तब मैं जवाब दे दूं। बोलिए प्लीज। भाई जो हमारा जनगण मन है जी, और जो हमारा वंदे मातरम है, इसके 2 स्टैंजास जो हैं, जो अप्रूव्ड हैं कि भाई ये हमारे राष्ट्रगीत और राष्ट्रगान है, ठीक है ना। जो कोई भी इसको गाने से मना करता है वो राष्ट्रगान का अपमान करता है और वो राष्ट्रगीत का अपमान करता है। पक्का? बिल 100%। पक्का। लेकिन ओवैसी मुसलमानों के रिप्रेजेंटेटिव नहीं है। संसद में खड़े होके जावेद सुनिए संसद में खड़े, एक मिनट मेरी बात सुनिए, संसद में खड़े होकर जावेद अख्तर ने कहा मुझे वंदे मातरम गाने में कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। 1940 में जब लाहौर में पाकिस्तान का प्रस्ताव पारित किया जिन्ना ने, तो दिल्ली चलो का नारा अल्लाह बख्श सिंह के नेतृत्व में लाखों मुसलमानों ने किया।
तो जिन्ना क्या कर रहे थे इसके अलावा पूरे मुस्लिम कम्युनिटी को नहीं जिम्मेदार ठहरा। कौन बोल रहा है लेकिन हम अल्लाह बख्श सिंह को भूल जाते। मैं ये कह रहा हूं कि अगर एक तरफ ओवैसी हैं तो दूसरी तरफ जावेद अख्तर हैं। अगर कांग्रेस के वो नेता या समाजवादी पार्टी के नेता जिनको वंदे मातरम गाने का अधिकार है, वो आप उनको मान के चलिए कि कंडे में ठीक है, निंदा बहुत अच्छी। इसी बात पे अब बात ओवैसी तक नहीं है, बात समस्या क्या है। सिद्धरमैया, कांग्रेस वर्कर्स शुड नॉट सिंग वंदे मातरम ऑन कॉन्स्टिट्यूशन डे। सुनिए, राहुल गांधी की रैली 2018 हिंदू की रिपोर्ट, वंदे मातरम शुरू हुआ, 2 स्टैंड्स है इनके तो परिवार ने 2 ही में रख दिया था। 2 ही है, परिवार ने नहीं रखा। ये फिर आप ठीक है, गलतफहमी कर रहे हैं। ठीक है, आपको अच्छा चलिए प्रेसिडेंट चलिए नहीं सुनिए, वो बात डाइवर्ट हो जाएगी। सुनिए मेरी बात, मेरा टर्न है। एक स्टैंजा में राहुल गांधी ने इसको एंड करवा दिया। ठीक है, गलत किया। सुनिए तो मैं तो कह रहा हूं गलत किया। आशुतोष जी सुनिए तो, मैंने आपके बीच में नहीं बोला। 2019 कमलनाथ की सरकार, वंदे मातरम का रेसिटेशन बंद करो। फिर उसके बाद आरिफ मसूद इस्लाम के खिलाफ है, मैं नहीं बोलूंगा, सुन लीजिए, सुनते रहिए। और अब तो द प्रेमाडोना 2006 में कांग्रेस के सेशन में वंदे मातरम सोनिया गांधी स्किप कर देती है। अब मेरी बात है, मेरे सवाल तो जान दीजिए आशुतोष जी। द प्रॉब्लम क्या हो चुका है ना कांग्रेस का, कि ये हर राष्ट्रीय चिन्ह से मोदी विरोध में, देश विरोध पर उतर आता है। मैं इंडियन स्टेट के खिलाफ लड़ूंगा, मैं वंदे मातरम नहीं बोलूंगा, मैं भारत माता की जय का विरोध करूंगा, मैं बोलूंगा सोनिया माता की जय बोल देना है। ये बीडी कल्ला राजस्थान के नेता ने बोला है। मोदी विरोध में मैं सेना को बोलूंगा कि सेना की पिटाई सुप्रीम कोर्ट को टिप्पणी करनी पड़ती है। मोदी विरोध में मैं चुनाव आयोग पे सवाल खड़े करूंगा। मोदी विरोध में मैं संवैधानिक संस्थाओं पर जो है बम फोड़ने की बात करूंगा, और प्रमाण कुछ नहीं दूंगा। ये शुरू होता है एक जगह से और अंत होता है संविधान विरोध से। ये मैं बोलूंगा। देखिए, आप बोलिए। ये सारे सवाल आपको कांग्रेस पार्टी से करनी चाहिए ना। मैं कांग्रेस आपने किसकी फोटो लगाई है? आपने फोटो किसकी लगाई है? एक मिनट मेरी बात उठाना। मैं कांग्रेस पार्टी का प्रवक्ता नहीं, पहली बात। मैं आपसे कह भी नहीं रहा। दूसरी बात, नहीं अच्छी बात है ना, ये नहीं मान रहे इन बातों को, अच्छी बात है। मैं साफ तौर पे कहता हूं, डंके की चोट पे इस बात को कह रहा हूं कि जिस भी व्यक्ति को जनगण मन गाने में दिक्कत है, सिद्धरमैया, जिस व्यक्ति को वंदे मातरम गाने की दिक्कत है, ऐसे लोगों की निंदा की जानी चाहिए। सिद्धरमैया निंदनीय है। एक मिनट, मैंने इससे ज्यादा स्पष्ट ठीक है, नहीं है, स्पष्ट बोला। वी हैव टू गिव हिम हिज बाय द वे, जो बात आप कोट ही हैज बीन वेरी क्लियर। जो बात आप कोट कर रहे हैं, इसी भारतीय जनता पार्टी तो रामचंद्र जांगड़ा है। हाँ, जो वो पहलगाम के अंदर जब महिलाएं जिनके मरे, उनके बारे में क्या बोल रहे थे, वो गलत है। हमने कौन सा सपोर्ट किया है? और उसी तरीके से आपके मध्य प्रदेश को मंत्री महोदय हैं, अच्छा, जिन्होंने सूफिया के बारे में क्या बोला था। गलत है वो इन लोग क्या हम आप इसकी तुलना से उसको सही जज बता रहे हैं? एक सेकंड, एक मुझे सवाल जरा, क्या ये भारतीय जनता पार्टी को रिप्रेजेंट करते? नहीं कर रहे, खत्म बात। नहीं, पर ये राहुल गांधी, एक सेकंड, मैं वही पूछना चाह रहा हूँ जरा आशुतोष जी, इनके एक कोई छोटे नेता ने या कहीं कुछ बोल दिया, ये बोल सकते हैं कि ये बीजेपी को नहीं रिप्रेजेंट करता। यहां कांग्रेस के सीएम बोल रहे हैं, ये सोनिया गांधी, मिनिस्टर ऑफ कर्नाटका, राहुल गांधी की रैली, सोनिया गांधी, मतलब दिस इज एज बिग एज इट गेट्स। अब मैं इस पे अब आप बताइए। मैं इस पे आना नहीं चाहता। जी बताइए। नहीं आइए प्लीज। मैं आना नहीं चाहता था, आइए, क्योंकि आपने मुझे फोर्स किया है। हाँ, बीजेपी को कम से कम वंदे मातरम जनगण मन पे या कॉन्स्टिट्यूशन पे, तिरंगा पे बोलने का अधिकार नहीं है। क्यों? क्योंकि वंदे मातरम का विरोध उन्होंने ऑर्गेनाइजर में लिखकर किया है, जनगण मन का विरोध उन्होंने लिखकर किया है। यहां तक कि उन्होंने यह भी कहा कि जनगण भारत के तिरंगा में 3 रंग हैं, ये अपशकुन है, ये भारत का हिंदू कभी स्वीकार नहीं करेगा। संविधान के बारे में कहा है कि इसमें भारत की आत्मा नहीं बसती है, इसलिए हिंदुस्तान कभी इसको स्वीकार नहीं करेगा। मैं इस डिबेट में नहीं जाना चाहता। नहीं मैं जाना चाहता हूं। नहीं, अरे सर नहीं, आप तभी तो आपको बुलाते हैं हम। सुनिए, ये जो आप कड़ाकेदार सवाल पूछते हैं, इन्हीं के लिए तो हम चाहते हैं। अब आप कंप्लीट कर लें, फिर आप जवाब दीजिएगा। प्रॉब्लम आपको होती है? नहीं होगी, आप बताइए। श्यामा प्रसाद मुखर्जी जब पाकिस्तान का प्रस्ताव रखने वाले फजलुल हक के साथ उनकी सरकार में शामिल होते हैं, डिप्टी प्राइम मिनिस्टर बनते हैं, फाइनेंस मिनिस्टर बनते हैं, और उसके बाद वो अंग्रेज गवर्नर चिट्ठी लिखते हैं और कहते हैं कि क्विट इंडिया मूवमेंट को खत्म किया जाना चाहिए, तब आप जब प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। इसके अलावा बहुत सारे हो गए। गुरु गोलवालकर ने कहा, आजादी के लड़ाई करने वाले जिन्होंने जो शहादत दी थी, कि ये लोग हमारे आदर्श नहीं हो सकते क्योंकि ये अपना अभिष्ट पूरा करने के पहले मर गए। इसके अलावा उन्होंने कहा सत्याग्रह पे क्या कहा, सत्याग्रह उन्होंने क्या कहा, सत्याग्रह पे क्या कहा, सत्याग्रह दरअसल इस देश के युवाओं को भ्रमित करता है, उनको अनुशासन तोड़ने की इजाजत देता है।
तो क्या मैं मान लूं कि आरएसएस एक देश चलिए। विरोधी संगठन है? अब मुझे जवाब देने का पूरा अवसर पूरा चाहिए अवसर ना। आपका, और बहुत अशोक जी अच्छे पूरा सवाल सुनना- पूछे आपने, मजा आ गया मुझे, पूरा सुनना पड़ेगा। ताकि जनता को भी क्लियर हो, आप बिल्कुल। एक बिल्कुल क्रमशः लास्ट सारे से शुरू जवाब करते दीजिए। हैं, लास्ट से शुरू करेंगे। आरएसएस तो अंग्रेजों के साथ हाथ मिलाकर बैठी थी, ठीक है। आरएसएस के तो मुझे पता नहीं कितने अध्यक्ष अंग्रेज थे। एलन ऑक्टेवियन ह्यूम, जॉर्ज यूल, विलियम वेडनबर्न, अल्फ्रेड वेब, हेनरी कॉटन, एनी बेसेंट, ये सब इंग्लिश गवर्नमेंट के सेक्रेटरी, कांग्रेस के प्रेसिडेंट थे। ये तो लड़ रहे थे। चलिए मेरी बात मत मानिए, आरएसएस क्या कर रहा था आज़ादी की लड़ाई में। मैं तो बीजेपी वाला हूँ। अरुणा आसिफ अली, दिल्ली सरसंघचालक लाला हंसराज प्रोवाइडेड मी रेफ्यूज इन हिज हाउस फॉर 15 डेज ड्यूरिंग 1942 एजिटेशन। ये एजेंट तो नहीं थी ना अरुणा आसिफ अली हमारी? अच्छा। हेडगेवार जी 1921 में बाहर आए जेल से, मोतीलाल नेहरू ने रिसीव किया। देवीपत चौधरी, जगतपति कुमार, हेमू कलानी, मौत की सजा मिली इन लोगों को क्योंकि इन्होंने देश को सर्वप्रथम रखा। हेडगेवार जी और 11 आरएसएस के लोग 1930 में जंगल सत्याग्रह के लिए अंदर गए जेल। उसके बाद चिमुरष्टी सत्याग्रह एक्सक्लूसिवली आरएसएस के लोगों ने 1942 में चलाया। रमाकांत देशपांडे जी ने वायलेंट एजिटेशन लॉन्च किया था ब्रिटिश ऑफिशियल्स के खिलाफ। आरएसएस का पूर्ण स्वराज में जब 1929 में लाहौर सेशन में पूर्ण स्वराज अडॉप्ट किया तो आरएसएस ने हर शाखा में पूर्ण स्वराज का कॉल दिया। अच्छा चलिए, और मैं आपको डायरेक्टिव पढ़कर बताना चाहता हूँ। हेडगेवार जी इशूड अ डायरेक्टिव ऑन जनवरी 21, 1930 दैट द नेशनल फ्लैग एंड द फ्रीडम इंपॉर्टेंस शुड बी सेलिब्रेटेड एंड कॉन्ग्रेचुलेटेड कांग्रेस कि पहली बार आपने पूर्ण स्वराज की बात की। ये तो हो गया आरएसएस का रोल। अब इन्होंने वंदे मातरम पे बोला। वंदे मातरम पे एक बानगी दिखाना चाहता हूँ, सुनिए। ন্যাশনাল সং ভারতবর্ষে কে গিয়েছিলেন? বাংলা থেকে নামটা কি? বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়। ठीक। বন্দে মাতরম সুজলাং সুফলাং শস্য মাতরম। हमने तो स्टार्टिंग में बोल दिया। देखो आशुतोष जी, मेरी लड़ाई आपसे नहीं है, आपको तो मैं बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ एंड आई एडमायर यू एंड हैव ग्रेट अफेक्शन। मैंने आपको नहीं देशद्रोही बोला और ना मैं आपको कांग्रेस का प्रवक्ता समझता हूँ। पर जो लोग हम लोगों को सर्टिफिकेट इशू करते हैं, जैसे ममता बनर्जी, ये बोल नहीं पा रही है, हालांकि बांग्ला में है। दूसरी बात, कांग्रेस के वरिष्ठतम नेता कुछ बोल नहीं पाते वंदे मातरम पे कि जब उनके नेता बोलते हैं हम नहीं बोलेंगे, और ये संविधान की दुहाई देते हैं। और तीसरी बात, जहाँ तक वंदे मातरम और आरएसएस का रिलेशन है, मुझे पता था आप बोलेंगे कि ये आरएसएस वाले इसके खिलाफ थे उसके खिलाफ थे। साहब मैं बीजेपी में हूँ, बीजेपी आरएसएस का हर प्रोग्राम पूरा वंदे मातरम से शुरू और समाप्त होता है। 7 साल पहले की एक वीडियो लाया हूँ, ये 7 साल पहले की, आजकल की नहीं। ये कॉन्क्लेव हुआ था दिल्ली में जिसमें मोहन भागवत जी है, ठीक है। पद संचालन जब होता है तब भारत माता की जय और वंदे मातरम के नारे लगते हैं। आरएसएस का तो नमस्ते सदा वत्सले मातृभूमि अगर लिटरली ट्रांसलेट करो तो इट इज द सेम एज वंदे मातरम। तो आशुतोष जी, वंदे मातरम को तो एक्यूजेशन ये था एक समय पे, आपको याद होगा भैया जी जोशी का एक स्टेटमेंट आया था कि वंदे मातरम शुड हैव बीन द नेशनल एंथम, और उस पर कांग्रेसियों ने ये बवाल काटा था कि हाउ कैन यू मेक वंदे मातरम द नेशनल एंथम। हम तो वंदे मातरम से उतना प्रेम करते हैं। तो मुझे लगता है आज आशुतोष जी, मैं आपसे हाथ जोड़कर एक ही बात पूछना चाहता हूँ। जब सिद्धरामैया, ममता बनर्जी और सोनिया गांधी, राहुल गांधी, और उनकी तुलना कोई शाह, ये जो अपना मध्य प्रदेश वाले मिनिस्टर से, उससे नहीं हो सकती, ये लोग जब विरोध करते हैं तब आपका क्या स्टैंड है? नहीं, मैं तो कह रहा हूं आपको ना कि जब वंदे मातरम 1949 में क्यों ऑर्गेनाइजर ने उसके खिलाफ लिखा, मैं तो कोट कर रहा हूं, आपने उसको कंडेम नहीं किया। क्या लिखा वंदे मातरम के मैं खिलाफ? ढूंढ क्या, मैं कह रहा हूं ऑर्गेनाइजर ना, ने जनगण मन का तो बिल्कुल स्पष्ट लिखा है। जब क्या वंदे लिखा, मातरम क्या? के बारे में भी कहा, क्या क्या लिखा लिखा? है? वंदे मातरम में साफ तौर पर कहा गया कि इसकी ये हमारा होना ही नहीं चाहिए। क्यों कहेंगे ये? भाई अभी तो हिस्टोरिकल, नहीं मुझे बताइए तो भाई, हमें जानकारी में वृद्धि करिए, हमें नहीं पता ये मैं बात। आपको बता रहा हूँ, ये तो हिस्टोरिकल आर्काइव में जाके आपको मिल जाए। मैं उस बारे में जाने नहीं देख रहा हूं। चाहता। बट क्यों कहेंगे सर, जब वो नमस्ते सदा नहीं कहेंगे? वत्सले से शुरू कर रहे हैं? मेरी एक बात सुनिए, एक छोटी सी मेरी बात सुन लीजिए। मेरी बात अच्छा आप बोलिए। देखिए क्यों कर रहे हैं ये तो 49 में जाने के बाद पता चलेगा आपको। मैं ये कह रहा हूँ कि ये तो हिस्टोरिकल रिकॉर्डेड हिस्ट्री है भाई, इस पे बहस क्यों कर रहे हैं? आपको ये बोले कि नहीं सावरकर तो माफी नहीं मांगी थी, क्यों भाई माफी मांगी थी, क्यों मांगी थी एक अलग तरीके का प्रश्न। मैं दूसरी बात मैं ये कह रहा हूँ, चलिए बहस को थोड़ा आगे लेके चलते हैं, ठीक है। मैं ये कहता हूं कि आज की तारीख में दिल्ली के अंदर लाखों की संख्या में लोग पोल्यूशन से परेशान हैं। आपका संसद का पहली डिबेट उस पर होनी चाहिए। दुनिया का सबसे बड़ा, सबसे खूबसूरत राजधानी जिसे कहते हैं, वो दुनिया की सबसे प्रदूषित राजधानी है। लोग भारी संख्या में दिल्ली छोड़ के जा रहे हैं।
यह हाल नोएडा का भी है, आज फरीदाबाद का भी है, गाजियाबाद का भी है। दुनिया के 10 पोल्यूटेड सिटीज निकाल लीजिए, उसमें 8 दिल्ली का आप हिंदुस्तान के मिलते हैं। मैं कहता हूं वंदे मातरम में चर्चा करिए ना, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। आई एम मोर देन विलिंग टू दैट, क्योंकि उस पर चर्चा होनी भी चाहिए, लेकिन आज के पोल्यूशन चर्चा नहीं होगी। चलिए, क्या इस पर बातचीत नहीं होनी चाहिए? बिल्कुल होनी चाहिए। अभी परसों टाइम्स ऑफ इंडिया ने लिखा है साफ तौर पे कि 2024 में जितना पोल्यूशन था उसकी तुलना में ज्यादा पोल्यूशन 2025 में है। आज आपके पास केंद्र की मोदी सरकार है, आज आपकी विधानसभा में बीजेपी की सरकार है, सवाल तो तगड़ा है इनका। आज आपके काउंसिल में एमसीडी में बीजेपी है, आज आपका लेफ्टिनेंट गवर्नर, तो 4 इंजन की सरकार है। पोल्यूशन आपसे नहीं समझ रहा, हरियाणा में आपकी जवाब हो गया। जवाब बहुत तगड़ा सवाल सबसे पूछा पहले इन्होंने। तो मैं आशुतोष जी को पूरी शुभकामनाएं, और पूरा सुनना पड़ेगा कि जो ऑर्गेनाइजर का कोटेशन मांगा जो नहीं बता पाए, तो वहां से टर्न करके पोल्यूशन पे आए, पर ठीक है, कोई समस्या नहीं। ऑर्गेनाइजर का कहीं कवर स्टोरी है कि हाउ वंदे मातरम वाज अनफेयरली ट्रीटेड, तो इट इज अ मैटर ऑफ नहीं, बहुत सारे सालों का है। कब का है? आप एक काम करो, वो वाला प्रोड्यूस कर दो ना जो जिसमें विरोध है। नहीं, अब ये वो वाला प्रोड्यूस वैसे कर सर दो। प्रोड्यूस करो, ये है नहीं, मैं बता रहा हूँ नहीं, आपको। अब देखो आशुतोष जी, आपने पूरा बोला, मैंने पूरी बात सुनी, अब मेरी बात हो जाने दो, मेरी बात हो जाने दो, उसके बाद आप जवाब दो। मैं भी तो बैठा था ना चुप। तो एक काम करते हैं, मैं अपने तरीके से सारे ऑर्गेनाइजर के कवर डालूंगा, आप वो वाला डाल देना जिसमें ये विरोध का है। अब आए पोल्यूशन पे जी। आशुतोष जी ने आज डेट क्या है, 13 दिसंबर 2025, सब चर्चा होनी चाहिए, पर पोल्यूशन इज द मेन इशू, ये बोला आशुतोष जी? हाँ, बिल्कुल बोला है, बिल्कुल। ठीक है। आशुतोष जी 2017, दिल्ली के वायु प्रदूषण तो छट जाएंगे, पर ये जो नफरत और हिंसा की प्रदूषण है, बीजेपी आरएसएस पूरे देश में फैला रही है, ये कब छूटेगी? मेरे एक साथी ने मुझे सवाल पूछा, तो उस समय ट्वीट दिखा दीजिए जरा, कहीं ऐसा ना हो कोई वो 12 नवंबर 2017 में जब पोल्यूशन ये पूरे 10-11 साल 15 साल, सुन लीजिए, जब केजरीवाल ने सारी समस्या को खड़ी करके कोई निकम्मे ने कुछ काम नहीं किया, तब केजरीवाल जी के साथ एक समय पर रहे, पर उनको छोड़ देने वाले आशुतोष जी के हिसाब से पोल्यूशन मेन समस्या नहीं थी, कम्युनलिज्म मेन समस्या थी। आज आशुतोष जी बोलते हैं बाकी सब छोड़ दो, पोल्यूशन पर चर्चा करो। मैं बोलता हूँ ठीक है, उन्होंने टाइम्स ऑफ इंडिया कोट किया, टाइम्स ऑफ इंडिया कोट कर लेते हैं। दिल्ली एनसीआर AQI is at an 8-year best. Pollution levels drop sharply between January to November. Only 3 severe days recorded in 2025. Times of India. मैं आपको बताता हूँ, ये है 1 दिसंबर 2025। अभी का अरे भाई, अब मेरी पूरी बात हो जाने दीजिए। आशुतोष जी, मैंने आपके बीच में एक भी नहीं टोका। चलिए आशुतोष जी को और आंकड़े देते हैं। 2018 किसकी सरकार थी यहाँ पे? केजरीवाल, माननीय केजरीवाल जी की। एवरेज AQI 213, कितना? 213। 2019 किसकी सरकार थी? केजरीवाल। एवरेज AQI 203। मैं पूरे 12 मंथ्स की 11-12 मंथ्स की बात कर रहा हूँ। 2021 एवरेज AQI 197। 2022 एवरेज AQI 199। 2023 एवरेज AQI 190। 2024 एवरेज AQI 201। आज 2025 एवरेज AQI 187। मतलब कि कम ही हुआ है। तो मैं उसके बाद भी मैं आगे बढ़ना चाहता हूँ, मैं उसमें नहीं जाना चाहता हूँ। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि आपको मैं सिर्फ 5 चीज़ें बताना चाहता हूँ जो हम लोगों ने किया 7 महीने में। 18,000 से ज़्यादा पॉट होल्स हमने भरे ताकि डस्ट ना उड़े। 500 एंटी स्मॉग गन डिप्लॉय की कंस्ट्रक्शन साइट्स पे। वेस्ट कलेक्शन को बढ़ाने का काम किया। उसके बाद जो हाई राइज की जो भी बिल्डिंग्स है, मॉल्स है, कॉम्प्लेक्सेस है, मोटेल्स है, होटल्स है, सब पे अब अनिवार्य है कि एंटी स्मॉग गन होंगे। मिस्ट स्प्रे हर जगह अभी लगाने का, इंक्लूडिंग इलेक्ट्रिक पोल। ईवी पॉलिसी को आगे बढ़ाया जिसकी वजह से अब इलेक्ट्रिक व्हीकल्स बढ़ रही है। 4,500 से 5,000 से ज़्यादा इलेक्ट्रिक बसेस आ चुकी है। पहले तो 11,000 का बस बोला था केजरीवाल ने, कितने बसेस दिए। इसके अलावा केंद्र की तरफ से आप भी जानते हो कि ईस्टर्न वेस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे हो, इलेक्ट्रिक बसेस हो, NCAP का कार्यक्रम हो, चाहे वो धौलाकुआ का फ्लाईओवर हो, चाहे वो UER का रोड हो, जिससे कि ट्रैफिक कम हुआ और ट्रक्स अंदर नहीं आते। ये सारी चीज़ें केंद्र ने की। अब मुझे बता दीजिए कि 11 साल में केजरीवाल ने एक्सेप्ट ब्लेम पंजाब सोलली, पंजाब को सोलली ब्लेम किया जाता था। अब नया इनका नैरेटिव पता क्या है कि पंजाब में 95% पराली जलना कम हो गया। ये इनका नया नैरेटिव है। इसमें भी मैंने जाकर देखा और प्रिंट की रिपोर्ट लाया ताकि ये विश्वास करें। आर फार्म फायर्स रियली गोइंग डाउन इन पंजाब? इसरो स्टडी सजेस्ट दैट द फार्मर्स हैव फिगर्ड अ वे टू हाइड द सैटेलाइट्स। अब ये बोलेंगे इसरो का स्टडी है तो मैं क्यों मानूं? तो मैंने जाके देखा दूसरी स्टडी भी, और दूसरी स्टडी ने भी बताया है कि जब सैटेलाइट पार होता है ना 10:30 से 1:30 बजे तक,
उस समय पर पराली नहीं जलाते हैं, अब पराली रात को जलाते हैं जिससे कि वो काउंट नहीं होता, और पराली जलने में कोई कमी नहीं आई है पंजाब में, जिसकी वजह से ये 90-95% ये बोलो ना पंजाब से तो कम हो गया, ये कम ही नहीं हुआ। अब मैं चाहता हूं कि पंजाब की पराली को दोष देने वाले केजरीवाल, कुछ नहीं करने वाले केजरीवाल, स्मोक टावर खड़े करने वाले केजरीवाल, उस समय तो आप कहते थे कि ये प्रॉब्लम से कम्युनलिज्म ज्यादा जरूरी है। देखिए अब सवाल क्या है ना कि जो सवाल आपको अरविंद केजरीवाल से पूछना है, नहीं वो सवाल शहजाद जी आपसे देखिए, पूछना अब है। यहाँ पे है ना? देखिए आपकी आपकी जो डिबेट की कलाकारी है, एक सेकंड में आशुतोष जी, वो देखिए हम सब भली भांति उससे वाकिफ हैं, पर एक बात तो अभी भी एक मूलभूत सवाल रहता है और आपसे शिकायत रहती है इवन कट्टर बीजेपी सपोर्टर को भी कि भाई पोल्यूशन पे आपने अभी उतना नहीं किया है, आपकी कोशिश होंगी, प्रयास होंगी, केजरीवाल ने खराब किया होगा, पर आज हम सब उससे भुगत रहे हैं, हम सब आपको झेल पता रहे है हैं। करण जी, द क्लीनेस्ट जुलाई, द क्लीनेस्ट अगस्त, क्लीनेस्ट सितंबर एयर वाइज इन द लास्ट 10 years कब दर्ज हुआ है? 2025 में। मैं मानता हूं कि पोल्यूशन ऐसा विषय है कि अगर हम सब कुछ भी कर लेना तब भी मैं कहूंगा कि कम है। मैं तो ये मानने वाला व्यक्ति हूं, क्योंकि हमें इसको एज ए प्रायोरिटी मिशन लेना है। पर क्या आप लोग, कोई भी यहाँ पे व्यक्ति सोच सकता है कि 11-15 साल से जो चीज़ें बिगाड़ के रखी है, और मैं तो कहूँगा 15 साल नहीं, पहले कांग्रेस के 15 साल और ये भाई साहब के 13-14 साल 15 साल, ये सब मिलाकर 28-20-30 साल का अब जो लेगेसी इश्यूज है उसको 7 महीने में रेखा गुप्ता प्रॉब्लम सॉल्व करेंगी। और जितना हमने किया है उतना कोई और किया है वो बता दीजिए। बताइए मैं आशुतोष जी। तो 6 दिसंबर को 338 AQI, 7 दिसंबर को 343, 8 दिसंबर को 324, 9 दिसंबर को 302, 10 दिसंबर को 294, 11 दिसंबर को 341, 12 दिसंबर को 410। हैजर्डस, सीवियर, अनहेल्दी, सीवियर, 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 सीवियर। हाथ कंगन को आरसी क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या। मैं जो बात कहना चाहता 2018 में कितनी थी? देखिए ये कोई तुलना नहीं हुई, तुलना नहीं हो सकता, है ना? बात सही कह रहे हैं। पर और तब शायद- आपको और- कम्युनलिज्म और लग रहा और था। शायद इन समस्याओं का समाधान नहीं कर पाए, इसीलिए वो अपोजिशन में बैठे हुए हैं। बिल्कुल। हाँ, आप तो केंद्र में 11 साल से सरकार में 12वां साल मैंने हुआ, काम है भी ना? गिना है, हाँ। 12वां साल हुआ ना। अब आपकी सरकार 11 महीने से तो है ही, कम से कम दिल्ली के अंदर 10 महीने 11 महीने? 10 फरवरी से आप जोड़ लो, 8 महीने महीने भी ले से लो, 8 महीने भी ले लो, मार्च से। चलो एमसीडी में भी आप ही हो। मैं ये कहता हूं कि चलो 403 नहीं, अगर ये 150 आ जाता तो भी मैं मान लेता, ठीक है। और ये 402 आज 12 तारीख को भी है, अच्छा। मतलब कल आज 13 है, कल 12 तारीख को भी 400, आज का भी मेरे पास आंकड़ा नहीं है। मैं कह रहा हूं कब तक सरकार, ये रेखा गुप्ता के बस की बात ही नहीं है। मैं बार बार कहता हूं, अच्छा। क्योंकि फरीदाबाद का अंदर भी AQI का हाल यही है, नोएडा का भी यही हाल यही है, गाजियाबाद का भी यही हाल है। बहुत अच्छी तो बात है। क्यों नहीं यूपी की सरकार, हरियाणा की सरकार, केंद्र सरकार बैठा के एक 2 महीने पहले नहीं बल्कि 1 साल पहले से प्लान करती। भाई बीजिंग के अंदर जब AQI का हालत बुरा था, उन्होंने सक्सेसफुली किया और विद इन ईयर्स उसको खत्म कर दिया, उस पोल्यूशन को। आज बीजिंग दुनिया के वन ऑफ द क्लीनेस्ट सिटीज में माना जाता है। 12 साल से नरेंद्र मोदी जी की सरकार है, भाई क्यों नहीं कर पा रहे? अब दिल्ली एक में नहीं वाक्य कर पा रहे जहां आप खुद रहते हैं। एक वाक्य। मैं कलकत्ता की चलो बात मान लेता हूं, आप दिल्ली में क्यों नहीं एक कर पा वाक्य, रहे? अब एक वाक्य, सॉलिड अब एक बात वाक्य। इन्होंने कही। अब एक वाक्य दीजिए। सर ने बोला कि हालांकि उनको 15-20 साल दिए, रेखा जी को 7 महीने भी नहीं देना है, वहां पे उन्होंने डायरेक्ट कर दिया कि फेलियर है, और तब कहते थे कि भाई पोल्यूशन से ज्यादा कम्युनलिज्म है। ठीक है, नो प्रॉब्लम। अभी उन्होंने फरीदाबाद का बताया, उन्होंने उत्तर प्रदेश में किसी सिटी का बताया। ये आज की रिपोर्ट है। कोलकाता वेक्स अप टू स्मॉग एंड वेरी पुअर एयर, सीज वर्स्ट पोल्यूशन ऑफ द सीजन। ये देखिए सर, कोलकाता में तो दिल्ली का कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा ना सर, इसके लिए कौन जिम्मेदार है? और यहाँ पे तो कोई बीजेपी सरकार भी नहीं रही। आशुतोष जी ये एक मिनट देख लीजिए, मैं ये देख लिया बड़े- मैंने। नहीं एक सेकंड, अब मेरी बात तो सुनिए। अब कोलकाता के लिए किसको दोष देना? मतलब इसमें भी शायद हो सकता है मोदी जी और भूपेंद्र यादव जी और बीजेपी, और उसमें शुभेंदु अधिकारी को दे दो। शुभेंदु अधिकारी जो आंदोलन करते हैं वहां पे रोहिंग्याओं के खिलाफ, बांग्लादेशियों के खिलाफ, उसकी वजह से हीट पैदा होती है, और वो हीट से जो है डस्ट पैदा होता है, और डस्ट से पोल्यूशन पैदा होता है। एक सेकंड आशुतोष जी, आपका सिलेक्टिव नेचर ये है, सिलेक्टिव नेचर। मैं आप पे आरोप लगा रहा हूँ। आपने बोला कि चलो ये सिटीज में तो हमारा फेलियर है, ये दीदी का फेलियर तो बोलो। कोलकाता में पोल्यूशन कहाँ से आ रहा है? अब मैं बोलूं? बोलिए चलिए, आप उठ के खड़े हो जाएंगे। बताइए, मैं बता रहा हूं। बताइए सर। राजौरी जम्मू कश्मीर में AQI है 639।
ये फैक्ट है, मैं डेटा देखा। कहाँ से कोट कर रही हैं? ये डेटा है भाई। कहाँ से? मैं अपने से नहीं कौन quote से कर रहा हूँ। source से? जो भी कोर्स है आप देख लीजिए। 13 दिसंबर 2025। 39 है। जस्ट हैव अ लुक। हाँ। राजौरी 639, बारामूला 616, बागपत यूपी 442, नोएडा उत्तर प्रदेश 439, गाजियाबाद 423, फरीदाबाद 416, ग्रेटर नोएडा 416, पानीपत 416, सोनीपत 415, पलवल 404 और इसी देश में गैंगटोक 12, कोहिमा 13, दार्जिलिंग 14, शिलोंग 15, उटकमंड तमिलनाडु 18, ऊटी तमिलनाडु 20, दमोह मध्य प्रदेश 23, कोडाईकनाल तमिलनाडु 23, चिकमगलूर कर्नाटका 27, मनाली 30। तो इसका सोल्यूशन क्या है आशुतोष जी? इसका मुझे लिस्ट भी अब दे ये दें एक बार। अगर हाँ ये आप ले लो ना। हाँ, एक सेकंड आप फोन कॉल। एक सेकंड बिफोर ही मूव्स फॉरवर्ड, मैं एक चीज़ पूछना चाहता हूँ। एक सेकंड, अभी इन्होंने जो ये सारे कोट किए, अच्छा अभी आगे का देखिए, ठीक है। शिलोंग मेघालय किसकी सरकार है? मैं सुन तो ली सर, सुनिए ना एक सेकंड सर। मध्य प्रदेश दामोह किसकी सरकार है, जहाँ पे 23 है, ठीक है। अब ये चीज़ें जो है स्पेसिफिकली इसको इग्नोर करना है। मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ, चलिए वेस्ट बंगाल में आपने बताया दार्जिलिंग में 14 है, तो कोलकाता में इतना बुरा स्थिति क्यों है? तो इसका सोल्यूशन क्या है? आप दोनों जो बात कर रहे हैं, मैं ये कहता फाइनली हूं- आपके हिसाब से आशुतोष जी एक स्पेसिफिक सवाल, गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए जो वो नहीं कर रही है? गवर्नमेंट को आज की मतलब ये चूंकि मैंने ऑल इंडिया फिगर्स आपको दिए जो वो है ना, यानी सबकी प्रॉब्लम है ये? हाँ, यानी सारी स्टेट गवर्नमेंट्स हैं इसमें? देखो ये स्टेट गवर्नमेंट की प्रॉब्लम ही नहीं है। अच्छा। जैसे कि इकोनॉमिक रिफॉर्म स्टेट गवर्नमेंट की प्रॉब्लम नहीं, सेंट्रल गवर्नमेंट को उसको इंटरवीन करना पड़ेगा, और अगर स्टेट गवर्नमेंट नहीं काम करी तो सेंट्रल गवर्नमेंट को उनको फोर्स करना पड़ेगा। ये हमारी आज की तारीख में प्रायोरिटी नंबर 1 होनी चाहिए। केंद्र सरकार को इस पर पॉलिसी, रैडिकल पॉलिसी डिसीजंस लेने चाहिए। इसके अलावा सारे स्टेट गवर्नमेंट के साथ मिलकर उनके बीच में कोऑर्डिनेशन करना चाहिए, ठीक है ना। और इससे फर्क नहीं पड़ता कि ममता बनर्जी क्या कर रही, नहीं अगर नहीं कर रही हैं then she should be singled out। मध्य प्रदेश I'm so glad you said this. I'm so glad लेकिन you ये said जो this. फिगर्स है समझ गया सर। चलो मान लियो वो पंजाब वो वहां पे, अच्छा राजौरी बारामूला, तो अब कुछ समय पहले तक तो वहां पे मैं समझ गया सर। मैं एक चीज, मुझे एक आपका बागपत एक- 442, समझ गया कैन सर। इमेजिन। मुझे आपका एक भाव ना आज बहुत बढ़िया लगा शहजाद जी। जी, मैं इन्होंने नोट कर रहा हूं। अभी एक बात कही कि ममता शुड बी सिंगल्ड आउट। अगर राष्ट्र के ऊपर बात आए तो ममता हैज टू फॉलो। दैट्स राइट, अग्रीड। दैट्स अ वेरी बिग स्टेटमेंट, बहुत बड़ी स्टेट, हर चीज में है ना? हर चीज में होती है कि नहीं, ये मैं आपसे पूछना चाहता हूँ ये बात। बिकॉज ममता बनर्जी सर बीएसएफ को जमीन देने नहीं में देती, घुसपैठ कंप्लाई के नहीं कर लिए। रही। अब जैसे इन्वायरमेंट में मानता हूँ बहुत बड़ा इशू है, घुसपैठ भी है। नेशनल सिक्योरिटी बड़ा इशू है कि नहीं है आशुतोष जी? डू यू, ये जो ममता बनर्जी नहीं कंप्लाई करती, आपको लगता है ऐसे में हर गवर्नमेंट शुड बी डिसमिस्ड? आशुतोष जी आज बोल दीजिए बात, इट शुड बी डिसमिस्ड इन द इंटरेस्ट ऑफ नेशनल सिक्योरिटी। नहीं, एक मिनट। आप बता दीजिए आज ये मैं बात। आज की दिल्ली अटक गए। अटकी नहीं। मैं क्यों कह रहा हूं? क्योंकि लाखों लोगों की मौत हो रही है। मैं मान ली सुन, बात अब- सर, मैं तो आपकी बात अभी का सुनो। हाँ आज दिल्ली 24 घंटे, ये मैं आपको दिखा रहा हूँ। हाँ सर, मैंने तो मना ही नहीं करी ना, आप अटक सुबह जाते हो 8 एक जगह। बजे, सुबह 8 बजे AQI है। बिग बॉस की तरह बोल रहे सुबह 8 बजे। 661। I agree, sir, वो Now, तो- अगर ये हमारी अब मैं नेशनल जवाब प्रायोरिटी पे नहीं है, जहां लाखों बूढ़े लोगों की हालत खराब हो रही है, Very important लोग issue. दिल्ली छोड़ के जा रहे हैं, तो इसमें बीजेपी कांग्रेस का कोई सवाल ही नहीं उठता। चलिए ठीक। Anybody who is not falling in line should be singled out Done. and Very, should be very- told in as many words. वेरी 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 गुड। वेरी मैं अगर रहता तो मैं विपक्ष में रहता अगर, तो मैं पता है क्या बोलता, छोड़ो ऐसा यार, छोड़ो बाकी चीज, पोल्यूशन पे डिबेट करते। पर हमारे विपक्ष ने क्या बोला, SIR पे अगर चर्चा नहीं होगी तो हाउस नहीं चलेगा। राम गोपाल यादव, कांग्रेस, वाई आर यू रनिंग अवे फ्रॉम चुनावी रिफॉर्म्स डिबेट? अब मैं आशुतोष जी को तो प्रणाम और नमन करता हूं। आशुतोष जी ने तो बोल दिया कि ये SIR फालतू है, ये वोट चोरी फालतू है, ये कम्युनलिज्म फालतू है, पोल्यूशन मेन इशू है। पर ये कांग्रेस वाले कमबख्त, ये समाजवादी पार्टी कमबख्त, ये लेफ्ट वाले कमबख्त, जिनके लिए आशुतोष जी नहीं बोलते। आशुतोष जी तो एक नागरिक है जिनके लिए इनको बोलना चाहिए। आशुतोष जी नागरिक को रिप्रेजेंट करते हैं। ये कांग्रेस किसके साथ जुड़ी है? अगर ये कांग्रेस का जुड़ाव आशुतोष से भी नहीं है तो ये कांग्रेस का जुड़ाव सिर्फ रोहिंग्या तक रह गया है। अच्छा, दूसरी बात जो आशुतोष ने की,
कि अगर कोई नेशनल पॉलिसी फॉलो नहीं करता, दैट पर्सन शुड बी सिंगल्ड आउट। ये तो बहुत बड़ी हाँ, बात बहुत है। बड़ी से। अब सुनिए, दे दीजिए, सुनिए, छोड़ दीजिए उसको, सुनिए, देखिए सुनिए। तो बात। हाँ, भारत बांग्लादेश सीमा पर बॉर्डर लगाने के लिए राज्य की ओर से जमीन मुहैया नहीं कराती है, कोलकाता हाईकोर्ट नाराज, कहा देश बर्दाश्त नहीं करेगा। और आपको बता दूं, ये ऑन रिकॉर्ड फिगर्स है, 2000 किलोमीटर के जो बॉर्डर्स है उसमें से 1600 किलोमीटर पे फेंसिंग है, वहां पे 1.5 करोड़ इन्फिल्ट्रेशन एक समय पे होता था। आप डिपोर्टेशन का आंकड़ा हमेशा देते हैं हर डिबेट में, अभी वही निकाल रहे हो। डिपोर्टेशन का कॉस्मेटिक आंकड़ा छोड़ो, इन्फिल्ट्रेशन का आंकड़ा देखो। उनके समय पर 1.5 करोड़ 2 करोड़ आ जाते थे, एक्नॉलेज बाय द देन एमओएस होम। आज एक नहीं आ पा रहा फ्रॉम एनीवेयर, असम, त्रिपुरा, केवल आ रहा है तो बांग्लादेश, बंगाल से आ रहा है, क्योंकि दीदी वहां पर उनके लिए दिल और जान और सब कुछ न्योछावर करने को तैयार है। और इसीलिए आशुतोष जी, अब इसी ऑब्जेक्टिविटी को अप्लाई करते हुए ममता बनर्जी तो 2005 में कागज फेंकती थी और बोलती थी यूपीए ने सारे घुसपैठिए बसा लिए, आने दिए। जब हम चिन्हित करके डिपोर्ट करने के लिए प्रक्रिया को शुरू करते हैं तो प्रक्रिया अपनाने नहीं देते हैं। फिर आप डिपोर्टेशन का आंकड़ा लेकर बैठ जाते हो, पर इन्फिल्ट्रेशन का आंकड़ा नहीं बताते हो। बताइए, बोलिए सर। मान लिया कि नालायक थी यूपीए गवर्नमेंट, मान लिया क्या है, नहीं मान लिया कि ममता बनर्जी की सरकार नालायक है है, बड़े नहीं क्या? पैमाने पर हो रहा। ठीक। बट अगर इतने बड़े पैमाने पर अगर घुसपैठी आ रहे हैं, नहीं आ रहे, सुन बोलने आ दीजिए। रहे हाँ, थे, चलिए आ गए, बस आ दिए। ठीक ठीक, बोलने दीजिए। मान लीजिए 2014 के पहले इतने बड़े पैमाने जी, पर घुसपैठी जी, आ जी, रहे जी, थे, जी। आ गए थे बस वहाँ पे, तो 11 साल के अंदर हाँ, मोदी सरकार ने उतने ही बड़े पैमाने पर पहचान करके उनको डिपोर्ट करना चाहिए, नहीं करना चाहिए? बिल्कुल करना चाहिए ना, बिल्कुल करना चाहिए, 100% 100% करना चाहिए। अगर 1.5 करोड़ आ रहे तो कम से कम 50 लाख तो भेजा बिल्कुल करना मानना चाहिए, ना। बिल्कुल मैं आपको करना सुना चाहिए देता हूं। जी। आप 2000 डिपोर्टेशन के आंकड़े पे ही आ जाते हैं। मनमोहन सिंह के 5 साल और मोदी सरकार के 5 साल, ठीक ठीक ठीक। 2009 मनमोहन सिंह की सरकार में 10,602 घुसपैठियों को डिपोर्ट किया गया, 2010 में 6,290, 2011 में 6,761, 2012 में 6,537, 2013 में 5,234, यानी 5 साल में 35,424 घुसपैठियों को डिपोर्ट किया मनमोहन सिंह सरकार ने। जिनके बारे में कहा जाता है कि दरअसल इन्होंने आने दिया और उसके बाद इन्होंने वोटर में कन्वर्ट कर दिया। ठीक, अब आप मोदी सरकार के आंकड़े, सरकार का आंकड़े देखिए, 2014 ड्रॉप देखिए 989, 989। ये तब है जबकि शुरू के 5 महीने सरकार, 4 महीने मनमोहन सिंह की थी। 2015 474, 2016 308, 2017 51, 2018 445, 2019 299, कुल कितने 2562। यानी जितना एक साल में मनमोहन सिंह की सरकार में घुसपैठियों को डिपोर्ट किया जा रहा था, उसका 1/3 भी 5 साल के अंदर नहीं डिपोर्ट किया गया। दिस इज द कमिटमेंट ऑफ द गवर्नमेंट। वेरी गुड क्वेश्चन। नेशनल सिक्योरिटी अब मैं इस पे पूरा किसको डिपोर्ट कर रही है? एक महिला को जो प्रेग्नेंट है, बांग्लादेश डिपोर्ट करे, सुप्रीम कोर्ट के कहने पे उसको वापस लाना पड़ा। दिस इज द लेवल ऑफ दैट डिटेक्शन। चलिए, अब मैं जवाब दे दूं। बिल्कुल जवाब दे अब दीजिए। आशुतोष जी का एक पॉइंट का मैं आपको लॉजिकल काउंटर। जी जी। आशुतोष जी हमेशा ये आंकड़ा इन्होंने 7, 8, 10 डिबेट में भी कोट कर दिया डिपोर्टेशन का, कि इन्होंने 80,000, 90,000, 1 लाख किए और हमारी सरकार ने 10,000 किए या उससे कम किए। ये आशुतोष जी आंकड़ा बिल्कुल सही है, और ये इसलिए सही है क्योंकि आपने ये कंपेयर नहीं किया कि किसके ज़माने में कितने इन्फिल्ट्रेटर आ रहे थे। पहले तो आंकड़ा वो कंपेयर कीजिए, उनके ज़माने में कितनी फेंसिंग हुई थी बॉर्डर की, लेस देन 10%। आज कितनी फेंसिंग हुई है? 90%। उनके ज़माने में कितने आ रहे थे? 1.5 करोड़। आज कितने आ रहे हैं? 450 किलोमीटर छोड़ दो तो ऑलमोस्ट 0। इनफैक्ट आने ही नहीं देते। तो 1.5 करोड़ जो कम हुआ आना, उसको नहीं गिनेंगे आशुतोष जी आंकड़ों में, वो भी तो ऐड होगा ना हमारे डिपोर्टेशन। हम आने ही नहीं, सुनिए तो, जब आने ही नहीं दिया तो डिपोर्ट करने की बात ही कहाँ से हुई? तीसरी बात, आप बोलते डिपोर्ट इतने क्यों नहीं किए साहब? इसलिए नहीं क्योंकि एक IMDT नाम का एक्ट बनाया था। IMDT एक्ट ने हटाने का नहीं, बसाने का काम किया। ये मैंने नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने स्क्रैप करते वक्त बोला, और स्क्रैप किसने करवाया? सर्बानंद सोनोवाल। मैं आपको वही कह रहा हूं कि वो लोग वहां से आए,
आपने बॉर्डर सील नहीं किया, आपने उनको फिर हर स्टेट में जहां पे इनकी प्रेजेंस थी उनको बसाया, आईडी कार्ड दिया। एक बार आईडी कार्ड दे दो, नागरिकता दे दो, क्या एक सो कॉल्ड जो कागज के साथ बैठा है उसको आप ऐसे ही डिपोर्ट कर सकते हैं भारत से? नहीं कर सकते। एक प्रोसेस होगी, वो प्रोसेस क्या है? SIR टू रिमूव नेम फ्रॉम इलेक्टोरल लिस्ट, NRC टू रिमूव नेम फ्रॉम द पॉपुलेशन लिस्ट एंड देन द डिपोर्टेशन, तभी तो होगा। और फिर SIR जब लागू करो तो विरोध कौन करता है? यही लोग। NRC लागू करो तो कौन विरोध करता है? यही लोग। डिपोर्टेशन रोहिंग्याओं की करो, उनको हम नेशनल सिक्योरिटी थ्रेट बोलो, कौन विरोध करता है? इनके पुराने मित्र पार्टी में थे, प्रशांत भूषण, इनके दूसरे मित्र कपिल सिब्बल, वो जाके खड़े हो जाते हैं इनके लिए। और आखिरी बात, बाकी तो छोड़ दो, हम लोग तो कहते हैं कि इलीगल एक भी नहीं रहना चाहिए। ये गुलाम मीर जो बोलते हैं गैस सिलेंडर देना चाहिए, रोहिंग्या पे बोलती है ममता बनर्जी के तो कॉमन सिटीजन है। तो मैं तो बोल रहा हूँ आंकड़े छोड़ो, इंटेंशन देखो। ठीक मैं ठीक जवाब दे दूं? जी जी जी। देखिए, चलिए इनकी बात मान ली मैंने। कि हमने 1.5 करोड़ रोके। आप तो नहीं नहीं मान लिया, बोल मान लिया, बोल मान लिया, लिया, very मान good. लिया, मान लिया, चलिए, चलिए, मान लिया। मान रहे हैं भाई, Very ये good. इनका दिल बड़ा है इस मामले में, असम एक्सेप्ट करते हैं ये बात को। असम को लेके उदाहरण करते हैं। हाँ, ठीक है। असम में तो बाकायदा NRC हुई, विदेशियों की पहचान की गई। जो फर्स्ट ड्राफ्ट आया उसमें 41 लाख लोगों की पहचान हुई जो भारतीय नहीं माने गए, फर्स्ट ड्राफ्ट। जो फाइनल ड्राफ्ट आई उसमें 19.6 लाख माने गए कि विदेशी हैं। और जो अंत में जो रिपोर्ट आई ट्राइब्यूनल के बाद से, जहां सब कुछ हो गया, 16 लाख विदेशी ट्राइब्यूनल के बाद भी। इसका मतलब 16 लाख को आपने चिन्हित कर लिया कि ये विदेशी हैं, दे शुड बी डिपोर्टेड। ठीक है। उसमें 7 लाख मुस्लिम हैं, 5 लाख वो हिंदू हैं जो बंगाली बोलते हैं, 2 लाख वो हिंदू हैं जो असमी बोलते हैं, 1.5 लाख हो जो गोरखा बोलते हैं। चलिए मान लिया आपने 5 2 7 1 8 8.5 लाख जो गोरखा हिंदू हैं उन पे आपको प्रॉब्लम है, आप उनको नहीं डिपोर्ट करना। 7 लाख मुसलमानों में से कितने को अभी तक आपने डिपोर्ट किया? मैं इसका जवाब देना चाहता हूँ। और ये आंकड़ा आज का नहीं है। सही बात है, आपका आंकड़ा सही है, मुझे पता है ये आंकड़ा आज का नहीं है। ये आंकड़ा सही है आशुतोष जी, आप आगे बढ़िए। तो हाँ, सवाल इस बात को लेकर हाँ। है कि आप 16 लाख लोगों को अभी तक आपने डिपोर्ट नहीं किया, पूरा प्रोसेस बंद पड़ा हुआ है। डिटेंशन सेंटर में हमारे ख्याल से वो भी बंद हो चुके हैं। बताइए। और उत्तर प्रदेश के अंदर आप कह रहे हैं डिटेंशन, और डिटेंशन सेंटर कोई नई बात नहीं है। अब सर आगे बढ़ने से पहले आसाम पे जवाब ले लो। 98 से लेकर बने हुए ये आगे बढ़ अटल बिहारी वाजपेयी के जमाने में भी मैं जवाब दे रहा हूं। मनमोहन सिंह के जमाने में भी आया। जवाब आशुतोष दीजिए। जी, असम जी का, असम का। हाँ। असम का आशुतोष जी ये नहीं बताते कि असम में NRC वहां की सरकार ने नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने करवाया। ये भूल जाते, कन्वीनियंटली भूल गए। और सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जो NRC की एक्सरसाइज हुई उस पर तो हम भी असहमत है। अब ये पूरा मैटर चैलेंज में ही है, तो आप ये क्यों नहीं बताते हैं आशुतोष जी? मतलब आप थोड़ा तो ऑब्जेक्टिवली पेश आइए कि सुप्रीम कोर्ट ने NRC कराई, सुप्रीम कोर्ट, हमने नहीं कराई। सुनिए, फिर सुप्रीम कोर्ट में अभी भी ये सब जुडिस है, हर साइड से लोगों ने पिटीशन डाली है कि हम इससे एग्री नहीं करते, और फिर आप हमको बोलते हो सुप्रीम कोर्ट मान लिया आपकी बात। अरे सुन लो, मैं अगर सुप्रीम कोर्ट ने किसी चीज को रोक लगाई है या सब जुडिस रखा है तो हम कैसे कर दें? मान लिया आपकी क्या? एक सेकंड, आपका कहना, अगर आप ये कह रहे हैं, एक बात मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, क्या आपकी पॉलिसी ये है कि जो भी व्यक्ति हमको घुसपैठिया लगता है उसको सीधा अरब सागर में फेंक दें? आप इसके फेवर में हैं? बोल दो। जवाब। हाँ, सिटीजनशिप का एक कानून है ना, एक प्रोसेस है। आर्टिकल 5 है, पूरा है। होम मिनिस्ट्री पहचान करती है। उसके बाद उस आदमी से कहा जाता है कि आप अपनी नागरिकता को साबित करने के लिए डॉक्यूमेंट्स दीजिए। वो डॉक्यूमेंट नहीं दे पाता है ना। ये प्रोसेस है पूरा। मामला फॉरेन ट्राइब्यूनल में जाता है। फॉरेन ट्राइब्यूनल ने जब एक बार तय कर दिया कि 16 लाख लोग विदेशी हैं, मेरा सवाल है 16 लाख में से 50,000 भी आपने भेज दिए। अरे सुप्रीम कोर्ट का स्टे है कहाँ? इसमें। कोई स्टे नहीं है। डिपोर्ट 16 लाख लोगों पे एक सेकंड। कोई स्टे इस पे नहीं लगा कि आप डिपोर्ट नहीं कर सकते। नहीं, NRC पे है, पर ये जो आइडेंटिफिकेशन हो गया एक है, सेकंड, ये विदेशी तो आ गए identify हैं। कर लिए ना। ये आइडेंटिफाई किससे हुए? NRC एक्सरसाइज से। जब एक्सरसाइज पे ही स्टे है और सुप्रीम कोर्ट इस पे हियरिंग कर रहा है तो कैसे किया जा सकता है? क्या बोले जा रहे हैं? नहीं। और हम खुद ही नहीं एग्री करते इस पे। एक मिनट, कोई भी कानून इस देश के अंदर रेट्रोस्पेक्टिवली बहुत इमरजेंसी सिचुएशन में होता है। एक मिनट सुनिए। सुप्रीम कोर्ट के कहने पे NRC हुआ था। सुप्रीम कोर्ट के कहने पे एक्सरसाइज हुई थी। सुप्रीम कोर्ट के कहने पे 16 लाख लोगों की पहचान की गई थी। तो मान भी लिया को कोर्ट में उस पर सुनवाई हो रही है।
जब जिस दिन कोर्ट का फैसला आया उस दिन के बाद से वो फैसला लागू होगा, उसके पहले से फैसला नहीं लागू नहीं। जब आपने पहचान कर ली तो आपने क्यों नहीं डिपोर्ट किया? अरे भाई आप समझ क्यों नहीं रहे हो? हम लोग को उस पूरी याचिका, वो पूरी ड्राफ्ट एनआरसी पे ही हमको विरोध है और इसीलिए मामला सुप्रीम कोर्ट में, और सुप्रीम कोर्ट ने याचिका एक्सेप्ट की है कि क्या ड्राफ्ट विरोध है आपको? क्या विरोध है आपको? भाई साहब ये एक्सरसाइज ठीक से नहीं हुई है, हमारा विरोध है इस बात पे। लीजिए, गवर्नमेंट आपकी। अरे और आप सुप्रीम कह रहे हो कि- एक सेकंड, सुप्रीम कोर्ट ने अपॉइंट किया था इसको करने के लिए, आपको पता नहीं? अरे उसमें जो लोग सरकार थे, आप- इनका एक second, point जो है ना- एक सेकंड हाँ, लेट हाँ, मी एक्सप्लेन। हाँ। ये एनआरसी कोई स्टेट गवर्नमेंट ने नहीं करा है, ये सुनिए मेरी बात, ये एनआरसी सुप्रीम कोर्ट ने तय किया किस मान ली पैमाने, बात किस पैरामीटर पे होगी। सुप्रीम कोर्ट ने पैरामीटर सेट किए, फिर जिसको दिया ये काम करने के लिए उसने ठीक से नहीं किया। हमने तो इसका विरोध किया कि ठीक से नहीं हुआ, मामला अलग लोगों ने भी चैलेंज किया। सुप्रीम कोर्ट ने फिर बोला कि मैं इसको रीचेक करता हूं, ये ड्राफ्ट एनआरसी के ड्राफ्ट को, और जब वो चेक हो रहा है तो हम कैसे डिपोर्ट कर सकते तो हैं? आपके हिसाब से अगला सोल्यूशन क्या है इसका? नेक्स्ट इसका स्टेप क्या नेक्स्ट है? सोल्यूशन इन रिस्पेक्ट टू असम, सुप्रीम कोर्ट पहले तो तय करे कि उसका ठीक से हुआ है नहीं हुआ है। अगर सुप्रीम कोर्ट भी ये व्यू का है कि ये ठीक से नहीं हुआ है तो वहां पे फिर से एनआरसी होनी चाहिए, और जो राइट है लोग हैं उनको रहने दिया जाना चाहिए, और जो गलत लोग हैं कान खोल के सुन लिया जाए कि उनको डिपोर्ट करके रहेंगे। हम लोग सबको डिपोर्ट करेंगे जो यहाँ पे रहने लायक नहीं। हम केवल असम नहीं, पूरे देश से। आर्गुमेंट है। मैंने तो आपको वो आंकड़े दी जो 2014 के बाद से डिपोर्ट किए गए, और अगर आप 10 साल मनमोहन सिंह का 10 साल मोदी जी का निकालेंगे, मनमोहन सिंह के जमाने में 90,000 लोगों को डिपोर्ट किया गया। अच्छा किधर डिपोर्ट हुए? किधर डिपोर्ट हुए? एक सेकंड, किधर डिपोर्ट हुए? सुनिए ना, एक मिनट। अगर या तो मेरे डेटा को चैलेंज करो आप, नहीं, एक आपका डेटा को तो चैलेंज मैं ऐड करूंगा। बात खत्म हो गई ना। मेरे कहाँ एक डिपोर्ट किया, ये अच्छा, इशू। एक चलिए। सेकंड, कहाँ डिपोर्ट, किस देश में डिपोर्ट हुआ है? मैं कह रहा हूँ आइदर यू चैलेंज माय डेटा। आई एम चैलेंजिंग। मे बी इट्स आप कह रहे हैं कि बांग्लादेश। 90,000 नहीं हुआ। मैं एक सेकंड, मैं आपसे ये नहीं, पूछ, आप कह रहे हैं कि 90,000 लोगों को आप डिपोर्ट इतना नहीं किया। नाराज क्यों हो? नहीं, मैं नाराज आप नाराज नहीं हो? मैं आपसे ही कह अरे हम तो मान ही करण रहे जी हैं सुनिए डेटा, ना। मैं पूछ रहा हूँ करण जी एक कहाँ सेकंड, एक डिपोर्ट सेकंड। हुई है? नहीं, भाई बांग्लादेश डिपोर्ट हुए। बांग्ला आपके एक बाहर सेकंड, एक डिपोर्ट सेकंड, एक सेकंड, आप कह रहे हैं कि 2004 से 14 के बीच में बांग्लादेश ने 90,000 ये लोग ले लिए। आप मुझे एक रिपोर्ट दिखा। भाई सरकारी डेटा है भाई, या तो आप मेरे इस डेटा को चैलेंज करो। मैं छोड़ो ना सरकारी डेटा, मैं आपका चलिए, डेटा मांग रहा हूं। इस पे क्या, पर मुझे एक बात बताइए। निटपिकिंग, ये सरकारी आशुतोष डेटा है। जी, आप मेरी क्या सरकार- आप- एक- मैं मनमोहन आपकी सिंह मान ने- लेता हूँ बात, मैं एक सेकंड जरा मैं करण एक बात सुनिए। हाँ जी। मैंने डेटा दिया, ईयर वाइज डेटा दिया। नहीं, जैसे डेटा आप- इनका आप ठीक contest है। नहीं कर रहे हैं, ठीक है। तो डिपोर्ट कहाँ हुए से ये कोई मटेरियल। चलिए मेरी बात अब सुनिए मेरा जरा। इशू क्या है? मेरा एक सवाल इसी पे, मैं लेट पे कम, अच्छा प्लीज प्लीज। मनमोहन सिंह की सरकार में 90,000 होते हैं, यहाँ 10,000 भी नहीं हो रहे। क्यों भाई? मुझे एक इस पे जरा बताइए, क्यों? आपके हिसाब से क्या इनके अंदर मानव अधिकार का भाव जाग गया है जो ये डिपोर्ट नहीं कर रहे? बिकॉज इनका तो बड़ा क्लियर स्टैंड है। आपके हिसाब से ये अचानक से ह्यूमनिस्ट हो गए हैं, ह्यूमन राइट्स के एडवोकेट हो गए, क्या वजह है जो ये डिपोर्ट नहीं कर अब रहे? मैं- आपका लॉजिक है, बिकॉज आप एक एनालिस्ट भी हैं सर। व्हाई डू यू थिंक दे आर नॉट डिपोर्टिंग? They are not deporting Because you would say they hate Muslims and all of that. What is the reason? Two reasons. जी, Two reasons. One, lack of intent, only जुमलेबाजी. One. दूसरा, sheer inefficiency, incompetence. क्यों मैं ये बात कह रहा हूं? जो सरकार नेशनल सिक्योरिटी को, डिफेंस को, चाइना और पाकिस्तान के खतरे को एक साथ महसूस कर रही हो, वो सरकार अपना डिफेंस बजट 1.96 लाख 1.86 लाख खड़ा कर देती है। 1.86 1.86% of the GDP. GDP. अरे जीडीपी का साइज बड़ा है भाई। एक मिनट बात होने दें। 1.86% of GDP. You are facing China and the Pakistan together. जबकि आपकी पार्लियामेंट की कमिटीज कह रही हैं कि आपका जीडीपी कम से कम 3% होना चाहिए। डिफेंस ये और मैं नहीं कह रहा। 3% ऑफ जीडीपी होना चाहिए। तो जो सरकार लगातार डिफेंस को मुद्दा बना रही है, लगातार जय जवान की बात कर रही है, प्रधानमंत्री जी सियाचिन चले जाते हैं, प्रधानमंत्री जी वहां जाते हैं दिवाली मनाने, होली मनाने, तमाम चीजें करते हैं। ये जीडीपी का परसेंटेज डिफेंस का 1.86 की जगह 3.86 क्यों नहीं है? अच्छा जवाब दो। तो ठीक। दैट मीन्स सिर्फ नारेबाजी, मुद्दे बनाना। आप बताइए, पहलगाम आज तक पुलवामा का पता चल पाया वो आरडीएक्स कहां से आया था? एक सेकंड, पाकिस्तान से आया था, इस पे कोई शक है? नहीं। इस पे पाकिस्तान से आया था, इस पे कोई कैसे शक आया? है? कोई पाकिस्तान, पहले आप पाकिस्तान से आए कि नहीं मानते कि नहीं? एक सेकंड आशुतोष जी, अभी आप लंबा बोल गए, आप इतना लंबा बोल रहे जहां हैं। मैसेकर हुआ उसकी जिम्मेदारी आशुतोष जी, ये एक्सपेक्टेशन एक सेकंड, एक एक 10 सेकंड कि आप ये कहो कि कहां से आया। ये रणदीप सुरजेवाला बोले होम ग्रोन टेरर, समझ में आता है। आपने बोला कि आरडीएक्स कहां से है, मतलब आप नहीं मानते पाकिस्तान से है? नहीं, तो आशुतोष जी ने जो बातें कही जरा, शहजाद जी, इन्होंने डिफेंस बजट की बात करी, इन्होंने फिर पुलवामा की बात करी, पहलगाम की बात करी कि आपने क्या किया। जरा एक इसको शॉर्ट में आप बताएं, फिर हम लोग और भी टॉपिक्स को कवर सबसे करें। बड़ी बात जो है
वो है कि डिफेंस फोर्सेस को जिस प्रकार से आज टेम्पलेट ऑफ रिस्पांस में बदलाव देखने मिला है। एक समय था आशुतोष जी एज ए जर्नलिस्ट कवर करते थे बेंगलुरु ब्लास्ट, हैदराबाद ब्लास्ट, मुंबई ब्लास्ट, दिल्ली ब्लास्ट, फलाना ब्लास्ट, ढिमकाना ब्लास्ट, फली मेजर, इनको इंटरव्यू दिए कि मैं 26/11 के बाद हमला करना चाहता था, मनमोहन सिंह की सरकार ने मना कर दिया। और अब तो चिदम्बरम जी ने खुलासा किया है कि क्यों नहीं कर पाए, कॉन्डोलीजा राइस आई थी। और आज हम लोग उरी होता है तो घर में घुस के मारते हैं, हम पुलवामा होता है तो घर में घुस के मारते हैं, और सिंदूर में तो सबने देख लिया। पर फिर भी एक चीज़ आशुतोष जी जानेंगे, कारगिल कोई बीजेपी का युद्ध नहीं था। कारगिल विजय दिवस 5 साल तक कांग्रेस ने कमेमोरेट नहीं किया, और जब पूछा गया तो पता है क्या बोला, इट इज़ बीजेपीज वॉर। आज हम वो स्थिति में खड़े हैं कि हम 23,000 करोड़ का डिफेंस इक्विपमेंट एक्सपोर्ट कर रहे हैं। जो स्कैम करने वाले लोग हैं आज जो एक्सपोर्ट कर रहे हैं डिफेंस गुड्स, उनसे कम से कम डिफेंस की बात ना करें। चलिए, अब इन्होंने इतनी सारी जो बातें करी ना शहजाद जी, इनसे संबंधित एक फिल्म आई है। हाँ। ठीक, आपने घर में घुसकर मारने वाली बात करी, अलग अलग हिस्टोरिकल इवेंट्स की इधर बात करी। उस फिल्म का नाम है आशुतोष जी धुरंधर, है ना। मैंने जब स्टार्टिंग हुई थी तो कहा था ना ये धुरंधर है, आप मस्त कलंदर है। हाँ, तो अब इस फिल्म से क्या हो गई भाई प्रॉब्लम? आपने फिल्म देखी है? नहीं, फिल्म मैंने नहीं देखी। वी शुड गो टुगेदर। विल गो टुगेदर। मैंने फिल्म नहीं देखी है, लेकिन प्रॉब्लम क्या है इससे? नहीं, मुझे लगता है कि ये सारी प्रॉब्लम एक तो आर्टिफिशियल प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम आज की तारीख में क्या हो गई, एक तरीके की फिल्म आएगी तो लेफ्टिस्टों को प्रॉब्लम हो जाती है, लिबरल्स को प्रॉब्लम हो जाती है। दूसरे तरीके की फिल्म आएगी तो राइटिस्टों को प्रॉब्लम हो जाती है। छावा आएगी तो लेफ्टिस्टों को प्रॉब्लम हो जाएगी, धुरंधर आएगी तो लेफ्टिस्ट लिबरल को प्रॉब्लम हो जाएगी। ठीक है, इसी तरीके से परजानियाँ आती थी या फिर फायर आती थी तो फिर राइट विंगर को प्रॉब्लम हो जाती थी। फायर के तो सेट पे घुस के आग लगाई गई बाकायदा, दीपा मेहता की फिल्म। आपको फिल्म नहीं पसंद है मत देखो, आप फिल्म को शूट नहीं होने दिया, परजानिया को गुजरात के अंदर रिलीज नहीं होने दिया। ये जो डिबेट है ना आज की तारीख में, ये डिबेट इसलिए एक्यूट हो गई है। अगर आप सोशल मीडिया पे देखें, कश्मीर फाइल आएगी तो लोग कहेंगे इसको हिट करना है किसी तरीके, छावा को हमें हिट करना है, और केरला उसको स्टोरी को हमें हिट करना है। क्यों? अरे भाई फिल्म जाओ देखो, चले आओ चुपचाप। वही तो मैं कह रहा हूँ। तो इनको प्रॉब्लम क्यों हो रही है? जैसे अब ये आरफा खानम आ रही हैं, ये लोग कह रहे हैं गोरी है, इसको बैन करो। ऋतिक रोशन ने कहा इसमें पॉलिटिक्स एसोसिएटेड है। इसमें क्या पॉलिटिक्स एसोसिएटेड है भाई? नहीं, मैंने फिल्म नहीं देखी, इसलिए मैं ईमानदारी से कहता हूँ। हाँ। मैंने फिल्म नहीं देखी है, इसलिए फिल्म के कंटेंट के ऊपर मैं कोई बट व्हाई दिस लेफ्टिस्ट मेल्ट डाउन ऑन दिस? आपके हिसाब से ये जो पूरा इसलिए सो कॉल्ड लिबरल है, इसलिए क्योंकि अब सोसाइटी 2 वर्गों में साफ तौर पर डिवाइडेड है। तो ये लिबरल नहीं है फिर? भाई लिबरल्स होके क्यों एक चीज को रोकना चाहते हैं, बैन करना चाहते हैं? आप उसको अपने हिसाब से परिभाषित कर लिए, साफ तौर पर डिवाइडेड है। कश्मीर पे आज की तारीख में डिवाइड क्या है? जो लेफ्ट लिबरल तबका है वो कहता है ह्यूमन राइट्स का बात करता है, ठीक है, उस पर आपत्ति है। लेकिन जो राइट विंगर है वो उसको नेशनल सिक्योरिटी का मुद्दा बनाता है। अब नेशनल सिक्योरिटी ह्यूमन राइट्स को कहीं ना कहीं तो बीच में मिलना होगा। आप नेशनल सिक्योरिटी के का जो नैरेटिव है उसको आप रबिश करेंगे तो वो आपके ह्यूमन राइट्स के इशू को रबिश करेंगे। वो कहेंगे हमें पाकिस्तान से बात करनी चाहिए, आप बोलेंगे पाकिस्तान से बात नहीं कर, अंदर घुस के मारेंगे। तो 2 अलग अलग पर्सपेक्टिव। आपका व्यू क्या है? नहीं, मैंने फिल्म नहीं देखी इसलिए। बट वैसे आपका जनरल, आपने कश्मीर फाइल्स नहीं देखी थी? मैंने कश्मीर फाइल्स नहीं देखी। क्यों? आप जैसे बहुत शौकीन है फिल्म्स के, बट यू चोज कि ये आपने उसको प्रोपेगेंडा कहा था, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। आपने नहीं, मैंने देखी नहीं फिल्म, इसलिए मैं कोई कमेंट करूंगा ही नहीं उसमें। बट यू डिड नॉट वांट टू वॉच दैट फिल्म? नो, आई विल वॉच मूवी। बट जैसे एक फिल्म में पिछले दिनों एक बहुत अच्छी फिल्म आई थी, मेरे दोस्तों ने देखी, मैं उसको नहीं देखा। अभी जैसे मैं देखना चाहता हूँ न्यूरमबर्ग। मैं पिछले 1 महीने से प्लान बना रहा हूँ, नहीं जा रहा हूँ, नहीं जा पा रहा हूँ। बहुत सारी ऐसी फिल्में होती जो छूट जाती जो हम नहीं देख पाते। ऐसा इसके पीछे ये कारण नहीं है कि वो, चूंकि मैंने छावा जाके देखी, मैंने बाकायदा देखी छावा को लेके बहुत सारा विवाद हुआ कि उसमें औरंगजेब को इस तरीके से पेश करने की कोशिश की, उसमें हिंदुत्व नेशनलिज्म को बढ़ाने की कोशिश की। मुझे तो कुछ भी नहीं दिखाई पड़ा उसमें। आई हैड नो इशूज। मैंने जाके पद्मावत देखी, मुझे कोई इशू नहीं नजर आया उसमें। भाई ठीक है, एक डायरेक्टर का एक क्रिएटिव लिबर्टी वो लेता है, लेने दीजिए। मैं आपको बता रहा हूँ, मैंने फिल्म देखी थी इनग्लोरियस बास्टर्ड। हिटलर के बारे में कहा जाता है हिटलर ने अपने आप को सुसाइड कमिट किया, यही था ना, उसने बंकर में जाकर सुसाइड कमिट किया। उस फिल्म के अंदर हिटलर एक मूवी देखने जाता है और वहाँ पे जो कॉन्स्पिरेटर्स होते हैं, जो दरअसल जो अपने माँ बाप के मौत का बदला लेना चाहते हैं, वो पूरे के पूरे जो ऑडिटोरियम था उसको ब्लास्ट में उड़ा देते हैं। तो उसका अर्थ ये था कि हिटलर को उस ब्लास्ट से मर गया। जब ठीक है, मैं समझ गया। क्विंटन टैरेंटिनो से पूछा गया तो उसने कहा भाई ये मेरी क्रिएटिव लिबर्टी, मैं तो नहीं कह रहा हूँ कि मैं वहाँ पे हिस्ट्री दिखा रहा हूँ। देखिए, मेरा टेक इसमें ये है, पहले मैं धुरंधर पे आता हूँ, कि हमारे देश का सिनेमा या कोई भी क्रिएटिव एक्सप्रेशन है उस समय की परिस्थितियों को
खास करके पॉलिटिकल परिस्थितियों को रिफ्लेक्ट करता है। उस समय की सरकारें, डोंट माइंड माय वर्ड, नपुंसकता की तरह वो कभी पाकिस्तान को या आतंकवाद को कॉल आउट नहीं करती थी। आप देखना 26/11 का मैंने उदाहरण दिया, समझौता में पाकिस्तान को क्लीन चिट देना और एक के बाद एक आतंकी हमले होते थे। और इनकी फिल्में उस समय क्या बनती थी? हैदर फिल्म बनती थी कि किस प्रकार से मिशन कश्मीर आतंकवाद को या पाकिस्तान के साइड को प्रेजेंट करने की। आज का नैरेटिव पॉलिटिकल टेम्पलेट ऑफ रिस्पांस क्या है? घर में घुस के मारेंगे। और आज भी मूवीज़ जो बनती है, चाहे वो उरी हो, चाहे वो ये धुरंधर हो, वो नए भारत की मानसिकता को दर्शाती है। तो आई थिंक इट रिफ्लेक्ट्स द पॉलिटिकल टेम्पलेट। अभी आशुतोष जी ने एक बात की कश्मीर के संदर्भ में, एक तो ये लिबरल मेल्टडाउन तो हो ही रहा है, आरफा खानम से लेकर बाकी लोग, पर फिर एक डिबेट में था मैं, तो इन्होंने बोला ये भाजपाई एजेंट है, फिल्म बनाने वाले, आदित्य धर को बोल दिया। तो मैंने एक ट्वीट कोट किया, मच आउटरेज अबाउट धुरंधर बट आई क्वाइट लाइक द मूवी and found it interesting. The cast is especially perfection. Women for once, in the case of most violent Bollywood movies, weren't used as props. Very well made. पता है ट्वीट किसका है? Guess. नहीं, मैंने तो देखा नहीं। इल्तिजा मुफ्ती। ओह अच्छा, तो इल्तिजा मुफ्ती को तो बड़ी पसंद आई। अब पता नहीं कि ये जो आरफा खानम टाइप लोग हैं, इनका दोहरा मापदंड क्या है? इनके आप बहुत सारे वीडियोस वायरल हुए। आरफा खानम जब राज्यसभा में पेट्रोनाइज थी बाय द देन वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एंड बाय द सिस्टम ऑफ गुरदीप सप्पल, तब शी यूज्ड टू से जर्नलिज्म हैज टू बी न्यूट्रल। और आजकल वो जाती है तो बोलती है जर्नलिज्म हैज टू बी एंटी एस्टैब्लिशमेंट। तो आरफा जी का तो मैं छोड़ ही देता हूँ, वो स्ट्रैटेजी बदलती हैं अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से। उनका वो वीडियो भी देखा ही होगा। ये देश में हमारे जो लिबरल्स हैं ना, वो दरअसल लिबरल्स नहीं, मैं उनको बोलता हूँ फिबरल्स, फेक लिबरल्स है। आशुतोष जी ने एक लास्ट वाली हमारी जो पहली वाली डिबेट फेस ऑफ हुई थी, आशुतोष जी बोलते थे आपके यहाँ कोई क्रिएटिव लोग नहीं है भाई, आपके यहाँ कोई फिल्म नहीं बनाता भाई। और कमान, हालांकि ये फिल्म बनाने वाले हमारे लोग नहीं है, ये अपनी क्रिएटिविटी से बनाए। पर कोई अगर बनाता भी है तो उसको ये जो फेक लिबरल, मैं आशुतोष जी की बात नहीं कर रहा हूँ, ये फेक लिबरल गैंग जो है उसको क्रिएटिव एक्सप्रेशन की तरह नहीं देखता है, उसको कोड़े मारता है। और इस समय पे, उनके समय पे कौन सी फिल्म बनती थी भाई? नेहरू जी की बखान करो, इंदिरा जी की बखान करो, और अगर आंधी बना दो तो भाई किस्सा कुर्सी का बना दो तो बैन कर दो। तो वो अपने चीज़ों को सिलेक्टिवली फ्रीडम ऑफ स्पीच को देखते। दूसरी बात, एक लास्ट सेंटेंस, आशुतोष जी ने अच्छा है बोला कि वो फिल्में जो है उस पर ना वो एक्सेप्ट करते हैं, पर आशुतोष जी का खुद का ट्वीट है, कश्मीर फाइल्स, गांधी की हिंदू मुस्लिम एकता में जहर घोलने की कोशिश। मैं वही कह रहा था, आपने इसके अगेंस्ट बोला था। एक सेकंड, अब मैं आशुतोष जी को इसी पर डिकोड करना चाहता हूँ। कश्मीरी हिंदुओं को नरसंहार करके रलीफ सलीफ गलीफ बोलकर फारूक अब्दुल्ला की सरकार जो कांग्रेस के साथ समर्थित, और उससे पहले आतंकी छोड़ना, और पूरे दशक में ये किया गया, वो गांधी के हिंदू मुस्लिम एकता को तोड़ने की कोशिश नहीं थी? बताइए प्लीज। किसी फिल्म को लेके मेरी एक व्यू पॉइंट होता है ना, लेकिन मैं फिल्म को रबिश नहीं करता कभी। जैसे मैंने आपको बताया, फिल्म को रबिश आपको देखना है, आप देखो, मैं जाके ना तो पत्थर मारता हूँ ना डायरेक्टर को करता हूँ। कश्मीर फाइल्स को लेके चूंकि मसला खड़ा हो गया, कश्मीर फाइल्स को लेके जब गोवा में फिल्म फेस्टिवल हो रहा था तो जो इजरायली ज्यूरी का हेड था उसने क्या बोला कश्मीर फाइल्स के बारे में? तो आप इससे इत्तेफाक रखते हैं? मैं वही पूछ रहा हूँ ना, आपका व्यू पॉइंट जो है, व्यू पॉइंट है, एक क्यों है, मैं वही जानना चाह रहा हूं। मैं कहता हूँ ये उसका व्यू पॉइंट है, लेकिन क्या विवेक अग्निहोत्री को अपनी सेंसिटिविटी के हिसाब से फिल्म बनाने का अधिकार है? मान ली वो बात, आपकी स्वीकार ली। उसी तरीके से परजानिया के डायरेक्टर राहुल ढोलकिया को भी अपनी सेंसिटिविटी के हिसाब से फिल्म बनाने का अधिकार है। ठीक है, दिक्कत कहां पे आती? दिक्कत तब आती जब परजानिया को रिलीज नहीं करने दिया जाता और कश्मीर फाइल्स को रबिश किया जाता। नहीं, दिक्कत तब आती है, तब प्रॉब्लम। और अभी एक लाइन इसी पे, फिर एक लाइन ले ले, फिर आपसे मुझे लंबी बात करनी है। दिक्कत ये आती है कि परजानिया को तो स्कूल कॉलेज में दिखाया जाता है, और यहाँ पे इनको अपनी फिल्म स्क्रीन करने का भी अधिकार नहीं। प्रधानमंत्री जी तो बाकायदा कहते हैं आप इस फिल्म जाके देखें। अब जैसे अभी जो इस पूरे मसले का दुखद पहलू क्या है, एक पहलू तो ये है कि जो कुछ लोग इसको रबिश कर रहे हैं, ठीक है, दूसरा है इसकी तारीफ कर रहे हैं। अभी एक मशहूर फिल्म क्रिटिक है, अब मैं उनका नाम देखो भूल, अनुपमा चोपड़ा, वाइफ ऑफ विदु चोपड़ा। उन्होंने एक उस पर कुछ क्रिटिकल तरीके से डाला, ठीक, उनकी इतनी ट्रोलिंग हुई कि उनको वो टेक डाउन करना पड़ा। क्यों टेक डाउन कर दिया भाई? she should have stood by that. I'm saying that is the sad part. कल मैं एक टीवी चैनल पे था, मैंने कहा कि भाई मैं तो 2013 से मैं देखता ही नहीं,
कि मैं क्या लिखता हूँ उस पर कोई रिएक्ट कर। हाँ, शहजाद जैसे लोग कभी कभी जरूर मुझे याद दिला देते था आपने ये लिखा। हाँ भाई, लिखा था मैंने, एट द स्टेट ऑफ माइंड में मैंने लिख दिया, बट मैं उस पर जाके रोना रो, मैं डिप्रेशन में चला जाऊँ, मैं उसको मैंने कोई ऐसा ट्वीट किया ही नहीं कि मुझे टेक डाउन करने की जरूरत। आशुतोष जी एक छोटी सी बात, अनुपमा पे मुझे जवाब अच्छा, इट्स नॉट अबाउट आशुतोष, इट्स अबाउट नो ही हैज कोटेड अनुपमा, और अनुपमा के लिए एक प्रकार से उन्होंने बोला कि उनकी ट्रोलिंग हुई। अनुपमा चोपड़ा इज अ क्रिटिक, उसका काम है फिल्म देख के रिव्यू करना। उसके रिव्यू पे मैं रिव्यू दे सकता हूँ कि नहीं दे सकता? हाँ बिल्कुल दे सकते हो कि मेरा रिव्यू करने का अधिकार नहीं। बिल्कुल। अनुपमा चोपड़ा 5 स्टार टू पठान, 4.5 स्टार टू कलंक, 4.5 स्टार टू वीरे दी वेडिंग। दे दे भाई, 6 स्टार दे दे, अपने हस्बैंड की फिल्म को 10 स्टार दे दे, मुझे कोई समस्या नहीं। 1 स्टार टू कश्मीर फाइल, 1.5 स्टार टू शेरशाह, उसमें तो कोई कंट्रोवर्सी भी नहीं था। वो शेरशाह वो वाली है, ये दोनों सिद्धार्थ और उसकी थापर पे बनी है। और 1.5 स्टार टू धुरंधर। दूसरी बात, अनुपमा जी ने एक रिव्यू लिखा, फिर उनको पता चला कि भाई फिल्म तो उसने बनाई है जहाँ पे अगर मैं ज़्यादा बोलूँगी तो मेरे पर कमर्शियल प्रॉब्लम हो सकती है, तो उन्होंने रिव्यू हटाया। क्योंकि ये फिल्म जो है जियो की फिल्म है, रिलायंस की फिल्म है। फिर उन्होंने जाके एक गिल्ड से एक स्टेटमेंट दिलवाया जिसमें वो खुद ही ऑफिस बेरर है। तो लोग देखो, लोग ट्रोल नहीं, देखो आपका क्रिटिसिज्म, आपका मतलब उनका क्रिटिसिज्म और मेरा क्रिटिसिज्म ट्रोलिंग। मतलब मेरा कुत्ता और आपका कुत्ता टॉमी, ये क्यों? अरे कुत्ता तो कुत्ता यार, प्यारा सब है। आपको तो बिल्ली पसंद है, हमको बिल्ली पसंद है, हम बिल्ली लवर्स हैं। पर मैं कह रहा हूँ आशुतोष, दिस डबल स्टैंडर्ड शुड नॉट। आशुतोष जी अब जरा इसको ना मैं आपसे रियली में बताऊं, एक मिनट, एक चीज बोलूंगा मैं आपसे। टू बी फेयर टू आशुतोष, ही हैज नेवर सेड कि एनी he's फिल्म never पे said बैन। that. बहुत सारे गधे बोलते हैं, आशुतोष से नहीं बोलते। पर मुझे आशुतोष के दूसरे पॉइंट से प्रॉब्लम है कि ही लेट्स द लिबरल्स ऑफ सो इजीली। इस पे जरा बात बोलिए। पठान को 5 स्टार, पठान को आप ये मत बोलिएगा ये तो फ्रीडम ऑफ स्पीच है, वो बात मान ली आपकी कि सबको आजादी है, ऐसा क्यों? ये एजेंडा आपको नहीं नजर आता? मुझे बताइए। मैं इसमें एक चीज जोड़ना चाहता हूँ, और वो थोड़ा प्रॉब्लमेटिक है। जैसे केरला स्टोरी थी ना, केरला स्टोरी में कहा गया कि 36,000 लव जिहादी केस आए, मामला सुप्रीम कोर्ट में गया, वहां बाकायदा एफिडेविट देकर उन्होंने कहा कि 3, 4, 10 ऐसे कुछ उन्होंने उदाहरण दिए, 36,000 नहीं थे। मैं कहता हूं कि उसमें सिर्फ एक बात अगर आप लिख देते कि भाई ये फिक्शन है, और 36,000 का अगर आप बात करें तो बात करो ना, या तो फिर आप ये मत तो ऑब्वियस होता है फिल्म में, डायलॉग्स थोड़ी किसी को पता होते हैं वहां क्या चल रहा है। फिर आपने सुप्रीम कोर्ट में क्यों एफिडेविट दिया कि 2 ही केस थे? सुनो मैं बता, दैट्स अ प्रॉब्लम। अब जो बात आपने भी सवाल उठाया ना, क्या सवाल था आपका? सॉरी, पठान को 5 स्टार, इसके पीछे मैं बताऊं, मैंने तो अब लिखा नहीं, लेकिन मुझे लिखना चाहिए था कि इस बार जो शाहरुख खान को जो बेस्ट नेशनल अवार्ड दिया गया है, मुझे लगता है कि वो बहुत ही खराब सिलेक्शन है। अगर आप पठान को की एक्टिंग के लिए दे सकते हैं, जवान की एक्टिंग के लिए दे सकते हैं, तो फिर इस देश के अंदर एक्टिंग का ना तो कोई स्टैंडर्ड है, ना कोई बैरोमीटर है। तो ये अनुपमा चोपड़ा को तो समझ में आ रहा होगा, आपको क्या लग रहा है, ये बायस है इनका या कोई एजेंडा है? एजेंडा देखो, एजेंडा सर एक इन्होंने लाइन से गिनाया, ये हो सकता है उनका एजेंडा हो, लेकिन मैं ये गलत है एजेंडा होना। मैं ये कहता हूं कि जो ये बीच में दीवार खड़ी हो गई कि हम कश्मीर फाइल्स को अपने नजरिए से देखेंगे, वो अपने नजरिए से देखेंगे, फिल्म को फिल्म के नजरिए से देखो, यही तो हम भी कह रहे क्रिएटिविटी हैं। के नजरिए से देखो, उसका डायरेक्शन कैसा है, उसकी फिल्मिंग कैसी, उसकी एडिटिंग कैसी, उसकी डायलॉग कैसी। ऐसे नहीं देख रहे ना। आशुतोष फंस गए अपनी आर्गुमेंट। नहीं मैं नहीं फंसा, मैं बताऊं क्यों सर। केरल स्टोरी फिल्म है या डॉक्यूमेंट्री है? फिल्म है बिल्कुल। उसमें हर एक सीन जो है वो रियलिटी का है क्या? टाइटैनिक डूबा ये फैक्ट है? टाइटैनिक में क्या केट विंसलेट और वो कौन था, वो लियोनार्डो का एक्चुअल सीन था क्या? कोई टाइटैनिक को लेकर तो नहीं बोलता कि भाई ये कहाँ था सीन टाइटैनिक में, या वो बजा रहे हारमोनियम, क्या जो भी बजा रहे थे, वायलिन। एक फिल्म मेकर एक रियल इशू को, लव जिहाद एक रियल इशू, ये मैं नहीं कह रहा हूँ, केरला हाईकोर्ट ने बोला है, कैथलिक चर्च ने बोला है। 3,000 केस हो, 30,000 हो, या 3 ही केस हो, 3 केस भी कम है क्या? एक भी केस नहीं होना चाहिए। अब एक फिल्म मेकर ने एक मूवी बनाई, उसने एक इशू को पोर्ट्रे किया, एम्पलीफाई किया, उसका जैसा मन था उसने किया, उसकी पॉलिटिक्स भी रह सकती है, उसने किया। बाकी के फिल्म मेकर्स की पॉलिटिक्स नहीं क्या जब वो जिहाद को जस्टिफाई करते हैं? मेरा सवाल ये है कि कश्मीर फाइल्स हो या केरल स्टोरी हो, उसके अंदर आपको पॉलिटिक्स और एजेंडा दिख जाता है, पर बाकी की फिल्मों में आप एकदम मतलब वो क्या है, महात्मा गांधी का वो एक बंदर है कि वो देखता ही नहीं है, एक आंख ही बंद करके मूंद के बैठ जाता है। भाई ये डबल स्टैंडर्ड मेरा इशू है। और मेरा, अगर आप दोनों को इक्वल अपॉर्चुनिटी, जैसे एक समय पे एज ए पत्रकार
he used to call out the agenda of both sides. Of both sides, yes. But now, if you are not calling out agenda of one, then there is a problem. And secondly, the first test of liberalism क्या है कि I will not agree with you, but I will defend till my death the right for you to say it. हमारे लिबरल्स का पता क्या फंडा है? मैं जो बोलूं सही, वही खाता बही, और तुम हो फैसिस्ट अगर तुमने मेरे खिलाफ बोला. ये कहाँ के लिबरल है भाई? कहाँ से पकड़ के लाए इनको? बताइए प्लीज प्लीज. मैं कोई लिबरल्स का मैंने ठेका तो नहीं ले रखा. अरे इसका लेकर बैठे हो. ये मत बोलिए सर. सुनो लिबरल्स के तो आप वो हैं. देखिए, फंडामेंटलिस्ट डॉगमेटिक इधर भी है, फंडामेंटलिस्ट डॉगमेटिक उधर भी है ना. मैंने कहा कि जब मुझे परजानिया रिलीज नहीं होती तो मुझे प्रॉब्लम होती है. मुझे फायर पे अरे जब सर समझ गए वो, आप बार-बार वही मैं बोल- इसलिए हाँ, कह रहा हूँ हाँ. मुझे जब फायर पे अटैक होता है तो मुझे तकलीफ होती है. समझ तो गए. कश्मीर फाइल्स भी कोई बनाने दो ना यार. एक मिनट. क्यों प्रॉब्लम कर रहे हो? नहीं पर आपका कश्मीर वाला वही ट्वीट तो देखा. हम- मेरी व्यू पॉइंट है. नो मैंने ना टेक डाउन किया ना मैंने उसके बाद कोई. अरे मेरी बात तो सुनिए सर, आप जानबूझ के comment किया उनके एक ऊपर. सेकंड, हाँ, कमेंट एक करना तो सेकंड, मेरा एक अधिकार सेकंड. है. आप कमेंट issue तो कर ही को- सकता हूँ ना. नहीं कोई गांधी के बारे में 10 तरीके तो अनुपमा चोपड़ा पे कमेंट करना हमारा अधिकार नहीं है क्या? आपने बोला ट्रोल किया. अनुपमा चोपड़ा के साथ प्रॉब्लम क्या हुई? क्या? अगर आपने कोई कमेंट दिया था, रिव्यू किया था, यू शुड स्टूड बाय योर रिव्यू. एक Exactly. सेकंड, आपका ओपनिंग कमेंट इस सेगमेंट में ये था कि बेचारी अनुपमा की ट्रोलिंग हुई. नो ठीक है. अब आप कह रहे You हैं should कि she stood- should stood, no, then no. how was she? She should have stood She by. should have stood. But then why you? मुझे रोल ट्रोलिंग होती है, मैं एक तो नहीं सेकंड, take एक down सेकंड, करता. आशुतोष जी अपने Unless ऊपर कि ऐसी कोई चीज़ एक हो जिसमें सेकंड, कोई legality का issue आशुतोष हो. जी आप उधर मत जाइए, इधर आइए. मैं कह रहा हूं कि आपने शुरुआत की प्रेजेंटिंग अनुपमा चोपड़ा एज अ विक्टिम ऑफ ट्रोलिंग. एक सेकंड, फिर आप बोलते हो कि मेरे पास अधिकार है फिल्म को क्रिटिक भी करने का, जबकि मैं उसकी अग्री नहीं करूं. पर कोई और को अधिकार नहीं है कि अनुपमा चोपड़ा का इतना बायस्ड व्यू है उसको कॉल आउट करने का, और हम कॉल आउट करें तो हम ट्रोल. बिल्कुल नो. देखिए, मैंने दो चीजें मिक्सअप नहीं करना चाहिए. आपने start किया. ना सुनिए, अनुपमा चोपड़ा को फिल्म का रिव्यू करने का अधिकार है. ठीक है. ठीक है. और मुझे उसका रिव्यू करने का. नो आपको उसका रिव्यू करने का अधिकार है. हाँ. और मुझे उसकी ट्रोलिंग करने का भी अधिकार है. हाँ तो है ना. ठीक, फिर प्रॉब्लम तो तब victim क्यों बनाया? प्रॉब्लम तब आती है जब आप उसको टेक डाउन करते हो. तो ये अनुपमा चोपड़ा आपने ने टेक गलत डाउन किया. किया कश्मीर फाइल. हाँ, मैंने तो टेक डाउन नहीं किया. आपने बोला कि गांधी अरे हिंदू एक मैंने सेकंड, तक एक ये- सेकंड, मैं जरा ये हम लोग खिलाफ राउंड है. राउंड जा रहे मैं ये कह हैं. रहा हूं एक कि मिनट जो- आशुतोष जी, मेरा एक सवाल सुन लीजिए, फिर आप Let जब me explain, ओके, otherwise ओके, confused. ओके. मेरा कहना है कि स्थिति यहां पहुंच गई है कि एक ठीक ठाक तरीके से नेशनल लेवल पर रिकॉग्नाइज फिल्म क्रिटिक को अपना रिव्यू टेक डाउन करना पड़ता. आई हैव अ प्रॉब्लम विद द टेकिंग डाउन. आई हैव नो प्रॉब्लम विद ट्रोलिंग. But why did she take it down? He has a problem with her. I have He a has a problem problem with with her now. You should stand by what you एक said. second, एक second. मैं ये कह She has not taken it down because of trolling. She has taken it down because she fears the For what- commercial repercussions for of it. whatever reasons. चलिए, I don't whatever subscribe to reasons, that. मेरे See, को एक बात लोग तो कहते हैं बताओ, कि मैं आप- आपसे सवाल कुछ और पूछना चाह रहा हूँ सर, मैं समझ गया ये वाला. एक बार समझ हाँ, लीजिए इस हाँ. बात. ट्रोलिंग पे मुझे प्रॉब्लम तब होगी जब आप मुझे माँ बहन की गालियां देंगे, मुझे धमकी देंगे. पर हमारा अदरवाइज आप review- मत जाइए ना सोशल मीडिया पे. अरे पर आशुतोष जी हमारा रिव्यू देखिए, ट्रोलिंग कैसे बन जाता मेरे है? को एक बात लगती अरे है. ट्रोलिंग इस सेंस में मत लीजिए आप. ट्रोलिंग एक उस सेंस second, में मत लीजिए. एक second. ट्रोलिंग का मतलब यू बेसिकली यू रिएक्टिंग अच्छा ऑन आशुतोष समबडीज जी, व्यूज. मुझे एक बात बताइए. आपने एक बहुत बढ़िया बात कही जो कि मुझे बहुत अच्छी लगी कि भाई एक फिल्म की समीक्षा उसके डायरेक्शन, एडिटिंग, इस पे होनी चाहिए. अब जब लोग जैसे अनुपमा चोपड़ा हो गए और ये हो गए, ये उसकी पॉलिटिक्स से अफेक्ट हो रहे हैं, जबकि पॉलिटिक्स क्या है वो तो एक सच्चाई है, इसमें पॉलिटिक्स क्या है. और सब्जेक्टिव व्यू है. हाँ, उसकी वजह से उसको डाउनग्रेड करें, उसको कैंसिलेशन की बात करें. आप कैंसिलेशन कह रहे हैं से, चलिए कैंसिलेशन छोड़ देते हैं, वी आर अग्रीइंग ऑन दैट. उसको डाउनग्रेड करें, उसे 1 स्टार ही दें बिकॉज उसकी पॉलिटिक्स से अफेक्ट हो रहे हैं. या आपने जैसे बोला कि भाई गांधी जी के भारत के विरुद्ध है कश्मीर फाइल्स, पता नहीं कैसे है पर आपके मानना है, उस वजह से आप उसके स्टार्स को डाउनग्रेड करें. क्या ये पर्सनल बायस लाना गलत नहीं है? गलत है. गलत है ना. दोनों तरफ से चलिए. गलत है. दोनों तरफ से कैसे? नहीं, दूसरी तरफ देखिए, कब हुआ देखिए, ये? देखिए, दूसरी तरफ किसने कहा कि इसको 0 स्टार दो बिकॉज ये हमारे पॉलिटिक्स नहीं है? ऐसा होता है. लेट्स बी फेयर. ऐसा नहीं कि ऐसा दूसरी तरफ से नहीं होता है, दोनों तरफ से होता है. आप एक आज की कोट तारीख करो. में दोनों तरफ से तलवारें खींची हुई हैं. एक कोट तुम करो. आप मेरे जैसे आदमी बीच में फंस जाता है उसमें. ठीक है, तलवार इधर से भी खींची, तलवार उधर से खींची, ना वो मेरी बात सुनने के लिए तैयार है ना मैं उनकी बात सुनने के कि लिए. सर आप सेकंड, कॉल आउट नहीं कर रहे एक हो. सेकंड. मुझे आपसे पता क्या है, नो, दोनों- देखो, आप इनको तो कॉल आउट करते हो, इधर आप कॉल आउट नहीं कर रहे वो हो. भी उधर से कॉल आउट नहीं करते. लेट आई हैव टू सी समबडी. उनका तो आप पार्टी में हो, आप आप तो नहीं हो ना सर पार्टी में.
आई कॉल आउट, मैंने तो बोला अनुपमा चोपड़ा के बारे में, भाई व्हाई डिड यू टेक इट डाउन? लेट मी No, you said why did you take it down? Why are you not saying कि तुम मिशन कश्मीर और पठान को तो 5 स्टार दो नहीं, और ये उनका कश्मीर अपना- फाइल्स एक सर ये ये उनका- आपको एजेंडा नहीं लग रहा है नहीं इसमें? नहीं नहीं, वो देखिए, देन आई विल मैं दूसरा element इसमें गेटिंग इनसाइड हिज माइंड एंड वीविंग क्या मैं so clear, the agenda is so clear. मैं इसमें दूसरा एलिमेंट इंट्रोड्यूस करना चाहता हूँ और इसको फिर बाय द वे मेरी उनसे कोई मुलाकात भी नहीं, मैं उनको जानता नहीं 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 वो हम अलेज भी नहीं कर रहे हैं। मैं इसमें अभी एक दूसरा एलिमेंट लाता हूँ जो आगे के इश्यूज से भी जुड़ेगा। एक्चुअली ये जो फिल्म्स है, धुरंधर हो गई या उरी हो गई या जो भी है, जिसको अनुपमा चोपड़ा टाइप डाउनग्रेड करते हैं, जनता ने इनको सराहा है। जनता अगर ना चाहे तो ना कोई सत्ता में आ सकता है, ना कोई फिल्म चला सकता है, ना कोई शो की टीआरपी आ सकती है। जनता सर्वोपरि है। जनता पैसा खर्च करके टिकट खरीद के जाती है तभी वो हिट होती है। ये फिल्म्स को जनता ने स्वीकारा है। ये जनता के विवेक के ऊपर अपने विवेक को डालते हैं और जनता के विवेक को बोलते हैं कि मैं जो आपको सिखा रही हूँ इसको डाउनग्रेड करके दिस इज नॉट गुड फॉर यू। ये इसको पेट्रोनाइजिंग बिहेवियर जो है ना जनता के प्रति, वो देखना आप चुनाव में भी वही आता है। जैसे कि मैं चुनाव जीतूं तब तो बिल्कुल सब ठीक, और मैं चुनाव हारूं ईवीएम खराब, इलेक्शन कमीशन खराब, जनता खराब, CIA आया था। ये एटीट्यूड ऑफ पेट्रोनाइजिंग ऑफ द लिबरल्स को क्या लगता है कि मैं जहां से खड़ा होता हूं वहीं से दुनिया शुरू होती है। अगर आप मुझे फॉलो नहीं करते या आप मुझे रिव्यू भी करते हैं या आप मुझ पर कमेंट भी करते हैं, यू आर अ फैसिस्ट। एक्चुअली दे आर द फैसिस्ट बिकॉज दे कांट हैंडल द ट्रूथ। He's now brought it down to, and let's go to the next issue, which is जो वोट चोरी की पूरी, हाँ ये इसी दो- पे दो लाइन में पूरा वोट चोरी का, और इस बार जो एक पूरे बात हुई पार्लियामेंट में, जरा इस पर भी आपका। मैं 2 लाइन खाली इस पे जवाब दे देता हूँ। देखिए, ये पॉलिटिक्स का नेचर है। 2009 में जब बीजेपी बुरी तरीके से हारी, तो मुझे तो अच्छी तरीके से याद है, रविशंकर प्रसाद जी मेरे शो पे थे और बेचारे इतने फ्रस्ट्रेटेड थे, इतने तकलीफ में थे। बोले कि आशुतोष जी चुनाव हार गए तो क्या पार्टी बंद कर दें? लालकृष्ण आडवाणी ने तो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा था ईवीएम का सवाल है। मैं उस पर नहीं जाता। जो चुनाव हारता है वो पब्लिक का पोस्चर कुछ लेता है, अंदर कुछ और होता है। ये बीजेपी के साथ भी था, यही उनके साथ। अब ये अरुण जेटली जब तक अपोजिशन में थे तब कहते थे दिस इज द टिरेनी ऑफ अनइलेक्टेड, जो जुडिशरी पर टिप्पणी कर रहे थे। वो राज्यसभा पर टिप्पणी, सेम वर्ड ही यूज द टिरेनी ऑफ अनइलेक्टेड फॉर द राज्यसभा एंड टिरेनी ऑफ अनइलेक्टेड फॉर द जुडिशरी। बट ही वॉज इन अपोजिशन। जब अपोजिशन में थे तो कहते थे डिसरप्शन करना हमारा डेमोक्रेटिक राइट है। तो वी हैव टू अंडरस्टैंड कि विच साइड यू आर इन। अपोजिशन में है तो आपकी भाषा अलग होती है, सरकार में आपकी भाषा अलग होती है। अब आपका जो वोट चोरी का प्रश्न, आप जो पूछना चाहे आप पूछ सकते हैं। इसमें मैं एक बात, क्योंकि हिपोक्रेसी पे इन्होंने एड्रेस किया, हिपोक्रेसी पे एड्रेस करके फिर वोट चोरी के इसमें आते हैं। इन्होंने बोला कि साइड चेंज होती है तो भाषा चेंज हो जाती है। ये तो बात चलिए नॉर्मल भी लगती है कि कन्वीनियंस के हिसाब से लोग शिफ्ट करते हैं। एक आदमी ऐसा है जो दोनों दफली बजाता है। आपको पता है कौन है? ये थोड़ा सा ऑफ टॉपिक है पर लाना इंट्रोड्यूस करना जरूरी है। ये मैं अभी दिल्ली में बड़ी पार्टी होती है आशुतोष, और मुझे तो बुलाते नहीं है। शरद पवार जी की पार्टी हुई। शरद पवार की पार्टी में राहुल बाबा तो थे, अडानी भी थे। अडानी थे, सुनो थे तो चलो वो तो 2 लोग हो सकते हैं, आप और मैं भी एक जगह पे हो सकते हैं। अडानी के साथ राहुल ने किया क्या वो सुनाता हूँ। आमने सामने आए और मुझे लगता है कि शायद हैंडशेक भी हुआ है जी, बिल्कुल। और उसी वक्त फिर सुप्रिया सोले ने इंटरवीन किया आसपास के, देखते अभी कोई फोटो ना खींच ले। तुरंत सुप्रिया ताई एकदम से अलर्ट हुई। वो समझती थी कि इसके रिपरकशंस क्या हो सकते हैं। काम बढ़ जाता फिर। पिछले कुछ दिनों से मैं देख रहा हूँ कि थोड़ी सी नरम हुई है कांग्रेस पार्टी गौतम अडानी को लेके पहले के मुकाबले, एज कंपैरिजन टू जो पीछे की चीजें रही हैं। अब जो लेटेस्ट स्टोरी आई थी वॉशिंगटन पोस्ट की, LIC के जो पैसा इस्तेमाल किया अडानी समूह ने, उसके ऊपर भी कांग्रेस पार्टी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करी। ये आदेश रावल है, कांग्रेस को बड़े करीब से कवर करते हैं। आशुतोष, मेरा सवाल इस पे ये है कि तेलंगाना में ग्रेट अडानी, राजस्थान में ग्रेट अडानी, छत्तीसगढ़ में वाह अडानी, केरल में वाह अडानी, और फिर चोरी चुपके मिलना अडानी और गाली अडानी। मुझे नहीं लगता चोरी चुपके मिले हुए। नहीं ये चोरी चुपके, अरे फोटो नहीं लेने दी। ये तो इनका रिपोर्टर का कहना, फोटो तो है। आशुतोष जी, मैं इसको थोड़ा ना एक ब्रॉडर पर्सपेक्टिव में डालता हूँ, क्योंकि मेरी आपसे हमेशा बात होती रही। तो मुझे अभी तक याद है जब 2024 का चुनाव होके हटा था तो आशुतोष जी ने कहा था अब
राहुल गांधी का ग्राफ ये है, एंड जिसे कहते हैं ना धुरंधर अब राहुल गांधी है, इनको बिल्कुल वो था। अभी तो मोजो भी बैक आ गया। और फिर इन्होंने ये भी कहा था, मुझे अभी तक याद है, कि ही इज राइट नाउ द मोस्ट पॉपुलर वॉइस, ही इज बिकमिंग द मोस्ट पॉपुलर वॉइस। कहा था। अब क्या हुआ इधर 1.5 साल बाद हम लोग जब खड़े हैं, आप कैसे समीक्षा करते हैं? दिल्ली हार गए, हरियाणा हार गए, बिहार में जो हुआ वो तो हार क्या, मतलब अनाइलेशन है, वो लिटरली अनाइलेशन और है। आपके उस रिव्यू की भी समीक्षा कीजिए। महाराष्ट्र आप कैसे देखते हैं अब नाउ 18 months लेटर दैट स्टेटमेंट? उस वक्त जो मैंने बोला था, अगर आप उस वक्त CSDS का अगर सर्वे उठा के देखते हैं, यूपी के अंदर राहुल गांधी वाज नंबर 1, द मोदी वाज नंबर 2। तो मैंने पब्लिकली कहा था CSDS का सर्वे आप कभी उठा के देख। दूसरी बात क्या है, CSDS इसका डेटा फेक निकला। 2024 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 400 सीटों की बात की गई, आप आ गए 240 पे। 350 की बात क्या, आप 240 पे आ गए। ठीक है, ये तो सच्चाई थी। उस वक्त अगर कोई भी आदमी जो पॉलिटिक्स को देख रहा होगा, वो क्या बोलेगा कि मोदी जी का पतन यहाँ तक क्यों हुआ क्या? राहुल गांधी की सीटें क्यों बढ़ गई? ठीक है, अब इन दोनों के बीच में एक नैरेटिव जो बड़ी मजबूती के साथ चल रहा है, वो है कि वोट चोरी का, यानी इलेक्शन को मैनिपुलेट किया जा रहा है। आपको लगता है ऐसा? एक मिनट, राहुल गांधी का साफ आरोप है कि जो इलेक्शन का मैनिपुलेशन है वो चुनाव आयोग, बीजेपी या सरकार के कहने पे कर रही है, और इसलिए चुनाव को चोरी किया जा रहा है, ये उनका आरोप है। उन्होंने 3 प्रेस कॉन्फ्रेंसेस की, महादेवपुरा की प्रेस कॉन्फ्रेंस की, आनंद की प्रेस कॉन्फ्रेंस की, और साथ ही साथ अभी हरियाणा की प्रेस कॉन्फ्रेंस की। प्रेस कॉन्फ्रेंस करके उन्होंने जो सबूत देने की कोशिश की, ठीक है, जब तक उन सबूतों की जांच पड़ताल नहीं हो जाती तब तक एक संदेह का तो घेरा बना रहेगा। मैंने बार बार कहा कि लेट्स कॉल आउट राहुल गांधी, है ना, लेट्स कॉल आउट राहुल गांधी, उनकी जांच करा लीजिए, तीनों की जांच कराने के बाद अगर वो गलत साबित होते हैं, उनकी पॉलिटिक्स खत्म हो जाएगी। मुझे वाई आप जांच क्यों नहीं कराते हो? जहां तक मेरी व्यक्तिगत राय का प्रश्न, पहले मैं इस पे जवाब एक मिनट व्यक्तिगत राय भी ले लें। व्यक्तिगत राय है, जब ईवीएम का सवाल खड़ा हुआ था, ये बात सच है कि मैंने आम आदमी पार्टी जब 2017 में हारी थी लोक विधानसभा, वो MCD का चुनाव या पंजाब का चुनाव होगा, तो मैंने आई वॉज अगेंस्ट दिस, बट चूंकि मैं आम आदमी पार्टी में था, इसलिए मुझे खड़ा होकर पार्टी लाइन को टो करना पड़ा। मैंने तब भी कहा था कि अगर आप ईवीएम पे दोष देंगे तो आप चुनाव कैसे लड़ेंगे आगे का। मैं एक पत्रकार होने के नाते कहता हूं, मेरे पास ना तो ईवीएम की टैंपरिंग का कोई सबूत है, ना मेरे पास वोट चोरी का कोई सबूत है। इसलिए मैं एक पत्रकार होने के नाते ये नहीं कह सकता कि ये वोट चोरी हुई या ईवीएम को मैनिपुलेट किया गया। सब कह भी दिया आशुतोष जी ने, और नहीं भी कहा। लेकिन एक पॉलिटिकल एक्टिविस्ट ये कह सकता है। और अगर राहुल गांधी झूठ बोल रहे हैं तो तीनों प्रेस कॉन्फ्रेंसेस की जो सबूत दे रहे हैं, जांच कराइए, उनको झूठा साबित करो, पॉलिटिक्स से निष्कासित कर दीजिए। आपने बहुत लंबा बोला तो मेरी भी बात सुननी पड़ेगी। 3 ताल का एक एपिसोड था, अभी 3 है, 3 ताल का एक एपिसोड था। कमलेश जी को मैं बड़ा रिस्पेक्ट करता हूँ। उन्होंने बताया कि इनका स्टाइल क्या है, हम नहीं कह रहे, पर क्योंकि ये बात आई है, जांच करा दीजिए। जांच कराने में क्या है, जांच से क्यों छुपते हो, यही स्टाइल है। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, ईवीएम पे हमारा छोड़ो, सुप्रीम कोर्ट और कोर्ट ने 41 टाइम्स वर्डिक्ट दिया। अब मेरा ईवीएम पे मेरा पढ़ लीजिए ट्वीट। तो ईवीएम से आप संतुष्ट ना? अरे सुन तो लीजिए, अरे सुनो यार, मेरा ब्रेक मत करो। सुनिए, अगर आप देखें तो ईवीएम बदलाव नहीं चाहता था, बैलेट बदलाव चाहता था। तो आप समझते हो कि ईवीएम में कोई गड़बड़ी है? देखिए, कोई वैसे साइंटिफिक प्रूफ नहीं है, लेकिन आई कैन सेंस, आई कैन स्मेल कि अदृश्य शक्तियां जो है उन्होंने अपना काम किया। सुप्रीम कोर्ट को माने या इनकी बकैती को माने? एक सेक्शन मेरी पूरी बात हो रहने दीजिए। इन्होंने कहा कि जांच हो जाने दीजिए एक बार, दूध का दूध पानी का पानी। मैं मानता हूँ क्या सही है, कमलेश जी ने भी बोला जांच क्यों नहीं कराते हैं, योगेंद्र यादव तो कह ही रहे, हरियाणा में स्वीप करा रहे थे। एनीवे, सुप्रीम कोर्ट पे तो भरोसा होना चाहिए ना। सुप्रीम कोर्ट ने सीधा बोला है कि ईवीएम पर इस प्रकार का आरोप आप लोग तब लगाते हैं जब आप हारते हैं, तो उस पर तो केस हो जाना चाहिए ना, क्लोज। पर अभी भी जो डिबेट हुआ पार्लियामेंट में, उनसे पूछो ना, सुनिए ना, उनसे पूछो ना, मुझसे क्यों पूछो? आपसे नहीं पूछ रहा हूँ मैं उन्हीं से पूछ रहा हूँ, पर मैं आपको उन पे कमेंट करने बोल रहा हूँ, क्योंकि उनकी बाकी की बकैती पर आप ले जाते हैं ना कि भाई करा दो इनकी बातों पे जांच। तो अब इतना बड़ा झूठ। जगदानंद सिंह आरजेडी के नेता है, स्टेट प्रेसिडेंट। ईवीएम में 25,000 वोट प्रीफेड है भाई, ईवीएम से 4,000 वोट डाले जा सकते हैं मैक्सिमम। 25,000 वोट की बात कर रहे हैं वो। तो जब इतने बड़े पैमाने पर बुलशिट
मैं मान सकता हूं कि कोई वैलिड चीज हो आप उसको लाए, बुलशिट परोसा जाता है, तब आप जो हर एक को सर्टिफिकेट तो देते हैं, हमारे लोगों को तो देते ही हैं, यहाँ पे ये सर्टिफिकेट बन गई। तो दूसरी बात पूरी हो जाने दीजिए आज बात। फिर उसके बाद इन्होंने बोला 400 से 250 पे है, 240 पे है। तब इन्होंने आर्टिकल भी लिखा, राहुल गांधी ये वो फलाना ढिमकाना, सीटें कम हुई, पॉपुलर भी थे यूपी में। हालांकि CSDS उस पर कितनी विश्वसनीयता रखनी है, क्योंकि उसके बाद तो उनको ही माफ़ी मांगनी पड़ी CSDS वाले को। बट अगर 400 से हम 240 पे आए तो ये वोट चोरी कहाँ से हुआ सर? वोट चोरी हुआ तो हम 450 जाते ना, 400 क्यों आते? आपने अपने आप को कॉन्ट्रडिक्ट किया। तीसरी बात, नहीं मैंने कहीं नहीं वोट चोरी पे सर, तो तीसरी मुझे बात। क्यों कॉन्ट्रडिक्ट करवा रहे हो? मैं आपको- जिन्होंने कहा उनसे मैं पूछो फिर आप। से बोल लास्ट में आप बोलिए, फिर मैं उनसे फिर लेते से हैं। बोल रहा हूँ। हाँ। देखिए, मैं आशुतोष को ये नहीं कह रहा हूँ कि आप कांग्रेस की बात करो, मैं आशुतोष को बोल रहा हूँ कि जब कांग्रेस इतने बड़े इंडस्ट्रियल स्केल का बुलशिट परोसती है समाज में, देश में, संवैधानिक संस्था के खिलाफ, जिसके प्रति कटिबद्धता है आशुतोष की, तब आशुतोष से ज्यादा पता है कौन इनके बुलशिट को कॉल आउट करता है? अक्टूबर में वहां पर इलेक्शन हुए, मोस्ट फेयर इलेक्शन हो गए, और उस इलेक्शन के नतीजे में वहां पर एक सरकार वजूद में आई, हेडेड बाय नेशनल कॉन्फ्रेंस उमर अब्दुल्ला, और उसके साथ ये मोहम्मद रमजान, नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता। आज का स्टेटमेंट इंडियन एक्सप्रेस पढ़ा होगा, अश्विनी कुमार, तारिक अनवर, और हरियाणा के विषय में कुमारी सैलजा, महाराष्ट्र के विषय में सुप्रीम कोर्ट, महादेवपुरा के विषय में तमिलनाडु हाई कोर्ट, सब ने बोला भाई ये कुछ नहीं है। इनके डिल्यूजन को जब आप बस्ट नहीं करते, जैसे आप बाकी चीज़ों को बस्ट करते हैं, तब आप उनके डिल्यूजन और उनके इल्यूजन को बढ़ावा देते हैं, इंट्रोस्पेक्शन से उनको बचाते हैं, और संवैधानिक संस्था पे जो ये हमला करते हैं, इसमें आप भी प्रतिभाग हैं। जी जी जी। काश में इतना पावरफुल होता है। नहीं, पावरफुल तो है सर, आपकी बात मेरे लाखों लोग लिखने पर सुनते राहुल हैं। गांधी सुनते या ममता बनर्जी नहीं, पर आप सुनती। बोलिए तो कम मैं- से मैं- कम। मैं- हाँ। देखिए, 2000 जब बिहार का चुनाव हुआ, मैंने तो कॉलम लिखा, मैंने कहा मोदीज मोजो इज बैक। बहुत सारे लोग कह रहे हैं आप तो मोदी की तारीफ कर रहे हैं। अरे मैंने कहा भाई मैं पत्रकार हूँ, जो मुझे दिखता है मैं बोलता हूँ, जो मुझे नहीं दिखता वो नहीं बोलता हूँ। 2-3 सवाल है। बिहार में फेयर एक तो इलेक्शन हुए? एक बात, एक तो बिहार में फेयर थे इलेक्शन? सुनो, मैंने कहा ना मैं पत्रकार हूँ, मुझे जिस दिन वोट चोरी दिखाई पड़ेगी मैं बोलूंगा। अभी तो नहीं है ना वोट चोरी, आपको नहीं मैंने दिखी? कहा कि अगर वोट चोरी होगी तो मैं बोलूंगा। अच्छा, चलिए, आप ठीक है पूरी ना? बात करिए। मैं ये कह रहा हूं कि जब राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये कहा कि जो 2.5 लाख, जो 25 लाख वोटरों में, या कर्नाटक के अंदर महादेवपुरा में, उन्होंने कहा कि भाई जो डायनामिक IP एड्रेसेस हैं वो क्यों नहीं देते आप? 18 चिट्ठी वहां की SIT लिख के दे चुकी है। तो एक प्रश्न तो खड़ा होगा, भाई क्यों इलेक्शन कमीशन नहीं दे रहा क्या नहीं दे रहा? डायनेमिक जो IP वो तो आलंद के विषय में, महादेवपुरा के विषय में नहीं है। सर, वो अलग है। वो आलंद केस आलंद का ही है। मान। वो सर, आलंद में वोट ही नहीं कटे थे। नहीं, नो, महादेवपुरा में सुनो। महादेवपुरा में क्या महादेवपुरा था? में FIR दर्ज हुई थी, और उसके बाद SIT 2023 की बात है। आनंद की वो तो आलंद का था। वो आलंद का है। ना, ना सर, आलंद का है, सही कह रहे हैं। आलंद का महादेवपुरा तमिलनाडु हाई कोर्ट में गया। बात मान लो, महादेवपुरा में FIR दर्ज हुई थी। नहीं हुई थी सर, आलंद में हुई थी, सही कह रहे हैं। चलो आप मान लो, महादेवपुरा पे that's not a debate. एक सेकंड, एक मेरी बात सुन लीजिए। BN राजन्ना उनको जो sack कर उन्हीं दिया। के मिनिस्टर हैं, उन्होंने कहा भाई हमारे हमारे ही सरकार लोग थी, शामिल थे गवर्नमेंट हमारे में, BLO थे। हमारे BLO थे, ये क्या मजाक चल रहा है? वो राजीव गांधी के टाइम से मिनिस्टर रहे हैं, बड़े ट्राइबल, सीनियर। हाँ। ट्राइबल। लेट मी एक्सप्लेन। FIR दर्ज हुई 2023 आलंद में। आलंद में सर, जो भी है, मान लिया आलंद भी तो कर्नाटक तो उसमें नहीं हुआ ना वोट चोरी? उसमें वोट ही नहीं घटे थे। अरे अभी उसको आलंद वाले को पकड़ा है। अभी उसका जो हाँ, सर, गलत। MLA और उसके बेटे सर, दोनों आप- के खिलाफ FIR सर, दर्ज आप वही तो पूरी बात सुन लीजिए, एक मिनट, ये क्लैरिफाई होना। आलंद में तब बीजेपी गवर्नमेंट में थी, मेरी पूरी बात तो उन्होंने सुनिए, FIR की 30 सेकंड दूंगा आपके। कुछ हुआ नहीं, होने से पहले ही इस केस को रजिस्टर किया, FIR करी, नहीं होने दिया कुछ भी। उसको ये कह देना कि ये हो गया, गलत है सर ये। हाँ, बोलिए। देयर इज एन SIT फॉर्म हाँ, बाय बीजेपी formed by गवर्नमेंट। BJP. नॉट फॉर्म बाय बीजेपी गवर्नमेंट। नो टेलिंग यू सर। नो, मैं बता रहा हूं आपसे। फरवरी जब- 2023 जब- में बीजेपी की सरकार थी। चलिए, अब भाई- इस पे भाई, क्या जाए, आप- राउंड एंड चलो राउंड। इसमें अब चलिए आगे बढ़िए आप। उसमें SIT गठित हुई। जी। उस SIT ने 18 चिट्ठियां लिखी। हाँ। वो चिट्ठियां इलेक्शन, और उसमें से आखिरी चिट्ठी जो थी वो वहां का जो स्टेट इलेक्शन ऑफिसर था, उसने इलेक्शन कमीशन को चिट्ठी लिखी, और उसने कहा मुझे ये 18 चिट्ठियां भेजी गई हैं, और मुझे लगता है कि आपको भी इन सवालों के जवाब देने चाहिए, ये इन्फॉर्मेशन इनको देनी चाहिए। टिल दिस डेट इलेक्शन कमीशन हैज नॉट गिवन दोज इन्फॉर्मेशन। Let me give टिल the दिस डेट particular answer. इसका एक मिनट पर्टिकुलर आंसर ले लेते हैं, बहुत जरूरी है। अभी आनंद के सवाल पे जो वहां का पास्ट बीजेपी का नेता है, जो MLA था,
वो और उसके बेटे के खिलाफ FIR दर्ज हुई है। अरेस्ट हमारे ख्याल से नहीं किया गया। मैं प्रश्न ये खड़ा कर रहा हूं, एक तो राहुल गांधी ने अगर आरोप लगाए तो जांच करा के राहुल गांधी की पॉलिटिक्स खत्म करो भाई। एग्जैक्टली, थैंक यू। और जांच आप इन्फॉर्मेशन क्यों नहीं दे रहे? समझ गया। नाउ लेट्स स्टिक टू आनंद बिकॉज ही हैज टेकन आनंद केस और बोला कि इसका जांच जवाब क्यों नहीं दिया गया। ठीक। आनंद की प्रेस कॉन्फ्रेंस जैसे हुई 11 बजे की थी, राहुल जी 12 बजे आए। उठे होंगे, देर से उठते हैं। जब 12 बजे आए, राहुल जी तो है ही दुनिया भर के सबसे इनआर्टिकुलेट व्यक्ति, उनसे मुंह से निकल गया कि 6000 वोट डिलीट हो गए। ये बाद में करेक्ट क्या था? सुन तो लो मेरी बात। पहले उन्होंने यही बोला कि डिलीटेड हो गए। फिर 6 बजे जब आप और मैं डिबेट में बैठने वाले थे, उनको रियलाइज हुआ ओ शिट, वोट तो डिलीट ही नहीं हुए थे। तब उन्होंने बोला अटेम्प्ट टू डिलीट। वो उसी समय उसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोली नहीं। अच्छा ठीक है, आगे बढ़ते हैं। उन्होंने बोला था आगे बढ़ते हैं। डिलीट करने की। दिस इज नॉट फेयर। ठीक है, अटेम्प्ट टू डिलीट हो गया, फिर आगे बढ़िए। मेरी बात पूरी हो जाने दो। उन्होंने उस समय नहीं बोला, उन्होंने पहले बोला डिलीट हो गए। CEO कर्नाटका का स्टेटमेंट रिटन में आया कि द SIT वाज फॉर्म्ड इन February 2023, जब हमारी सरकार थी। इलेक्शन कमीशन कंप्लेनेंट था, नोटिस गई, ऑनलाइन डिलीशन वोट के नहीं हो सकते। 6000 के 6000 वोट को वोट करने का अधिकार भी मिला। 2023 में उन्होंने वोट किया, बीजेपी की सरकार गई, कांग्रेस की सरकार आई, और उसके बाद महादेवपुरा जिसमें एलिगेशन लगाते हैं, तब तो कांग्रेस की सरकार थी 24 में। एनीवे, पॉइंट इज कि आलंद में एक वोट डिलीट नहीं हुआ। दूसरी बात, अब आलंद का मामला है या जो भी मामला है, मैं सिर्फ इतना पूछना चाहता हूँ, जब कोर्ट ऑफ लॉ बोल देता है, क्या कोर्ट ऑफ लॉ की भी ये मानते हैं? ईवीएम पे कोर्ट ने बोला है, पर आज फिर से वो ईवीएम पे खड़े भाई। आपने देखा ईवीएम पर फिर से एलिगेशंस आरजेडी कांग्रेस लगा रही है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, जिस पे जांच कोर्ट के द्वारा हो चुकी है ईवीएम पे, उस पे ये लोग क्यों नहीं मानते और उस पर आप क्यों नहीं इंसिस्ट करते कि एटलीस्ट ऑन ईवीएम इशू स्टॉप सेइंग लाइज। आप ये, और दूसरी सी बात, आशुतोष जी, अब मैं आपको चाहता हूं कि आप वो छोड़ो और लॉजिकली देखिए मेरी तरफ। लॉजिकली मैं ईवीएम पहले मैनिपुलेट कर रहा था, ये पहले ओरिजिनल आर्गुमेंट था कांग्रेस का। यानी ओरिजिनल तो बीजेपी का आर्गुमेंट था, वो वीवीपैट के बाद बंद हो गया सुप्रीम कोर्ट के बाद, क्योंकि आप सरकार में आ गए। अरे सर सुन लीजिए, ऐसा नहीं है, इसलिए बंद हो गया। 2009 में वो मामला सेटल हो गया था वीवीपैट के लगने। नहीं 2013 में हो गया। सुप्रीम कोर्ट में मामला 13 में आ गई वर्डिक्ट, अरे सर मेरी वीवीपैट बात लग सुनिए, गया। मैं ये कह रहा हूँ कि उसके बाद हम तो बहुत स्टेट इलेक्शंस, अभी अमित शाह जी ने बताया ना, एनडीए 44 जीता तो हम 30 भी हारे ना, तो 30 में से कहीं पे लगाया क्या हमने इलेक्शन कमीशन पे आरोप? वहाँ पे तो हारे ना, तो हमने कि नहीं लगाया। एक बार लगाया, व्यवस्था सुधरी, हम चुप हो गए। अब मेरी पूरी बात हो जाए तो मेरा सवाल ये, पहले ईवीएम पे कोर्ट के आदेश आते हैं, उसके बाद ईवीएम से हटके वोट चोरी, SIR, जो SIR ये खुद कराते हैं, जो SIR ये महाराष्ट्र में तुरंत मांगते हैं, वो SIR बिहार में भी बोलते गलत है। बिहार में सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में होती है, सुप्रीम कोर्ट बोलता है कि भाई प्रूफ लाओ कि गलत डिलीशन हुआ, उसमें एक एप्लीकेशन नहीं दे पाते हैं। फिर उसके बाद वो बोलते हैं कि SIR का बेसिस ही नहीं है। मनीष तिवारी की स्टेटमेंट क्या थी कि SIR हैज नो बेसिस। तो फिर क्या नेहरू जी से लेकर इंदिरा जी गलत SIR करा रहे थे? और फिर SIR का केस क्लोज करेंगे तो आप जाएंगे तीसरे मुद्दे पर। तो मेरा सवाल ये है कि आशुतोष जी, कहीं ना कहीं ये डेटा नहीं, गलती बेटा में है। पर आप बेटा को कॉल आउट नहीं करना चाहते। 95 इलेक्शंस हारने वाला बेटा, इस पे मैं जरा बोलना दिलुलू में है। एक बात बताइए वैसे आशुतोष जी, कुछ तो गलत कर रहे होंगे राहुल गांधी। अभी जो पार्लियामेंट हुआ, द वे ही, जब अमित शाह बात कर रहे थे, अचानक से भाग गए वहां से, ये जो बिहेवियर है पूरा पार्लियामेंट में, टी-शर्ट में पहुंच गए, यूं बैठ गए, कोई लैंग्वेज का इस्तेमाल करे, नहीं, मुझे ये बताइए, एक कंप्लीट डिसरिस्पेक्ट फॉर एवरी इंस्टीट्यूशन। एक बात है, कुछ तो गलत कर रहे हैं सर जो इतने चुनाव हारे। व्हाट इज योर एडवाइस टू हिम? देखो, व्हाट इज योर एडवाइस टू हिम एज एन एनालिस्ट? प्लीज बोलिए। दो जवाब हो सकते हैं जी। एक तो 1952 से लेकर अटल बिहारी वाजपेयी 1989 तक सारे चुनाव हारते रहे। आप 40 साल तक आपने चुनाव लड़ा, 40 साल तक सारे विधानसभा चुनाव लड़े, और पहली बार 1989 में भैरव सिंह शेखावत के नेतृत्व में सरकार बनती, वो भी फुल मेजोरिटी के साथ नहीं। तो क्या अटल बिहारी वाजपेयी, लाल कृष्ण अडवाणी 1952 से लेकर 1989 सब गलती कर रहे थे? तो ये भी अब 40 साल तक जाएंगे अब? ये क्या इरादा है? नहीं, आपको फंसा दिया। Somebody is winning election or the losing election. These are the dynamics. अच्छा। अब शाहबुद्दीन तो चुनाव हर बार जीतता था सिवान में, तो क्या कहेंगे उसको? सारे पाप माफ। एक वाक्य इस पे दे दो, सारे पाप माफ हो गए। सिर्फ एक वाक्य या सूरज भान हर चुनाव एक वाक्य छोटा सा दीजिएगा, छोटा। अभी सर ने बहुत अच्छा बोला कि वाजपेयी जी 52 से 89 तक चुनाव हारते रहे। बिल्कुल सही कहा आपने। चुनाव हारने के बाद और जब बूथ कैप्चरिंग होती थी, तब भी इलेक्शन कमीशन पे बीजेपी ने सवाल नहीं उठाए। सुन लीजिए, तब भी इंडियन स्टेट के खिलाफ लड़ेंगे ये सवाल नहीं उठाए। जब भी इंदिरा गांधी को प्रेस किया, जब सही किया, जब भी इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी लगाया, तब भी संवैधानिक संस्थाओं पे हमने हमला नहीं बोला।
और आज राहुल गांधी जो एक चुनाव हार जाते हैं, ये संस्था खराब, वो संस्था खराब। जी ये तो difference मुझे लगता है कि जवाब। राहुल गांधी ने ये सीखा लाल कृष्ण आडवाणी से और अरुण जेटली से और सुषमा स्वराज से। तो और भी सीख लेते जब हैं, मंदिर भी ऑपोजिशन चले में थे, जाते हैं। जब पार्लियामेंट डिसरप्ट होती थी तो कहते थे पार्लियामेंट डिसरप्ट करना भी मेरा डेमोक्रेटिक अधिकार है। आप ही नहीं कहते थे ना 65% इंडियन स्टेट से लड़ेंगे, कब बोला अडवाणी ने? 2012 में 65% अडवाणी जी ने इलेक्शन कमीशन को कब गाली वॉश दी? आउट हो गया हाँ? और एक स्टेटमेंट को पकड़ना ना, नहीं, इलेक्शन अरे भाई, कमीशन, लाल कृष्ण आडवाणी जुडिशरी, ने- एक सेकंड, इनका सवाल जो है इलेक्शन कमीशन को कब गलत कहा, जुडिशरी को कब गलत कहा, ये बताइए। सुन नरेंद्र मोदी जी ने तो जिम लिंगडो को जो बारे में जो कहा है, किसके बारे में? जिम माइकल लिंगडो को जो अच्छा। कहा है, कोई कहेगा वैसा? नवीन चावला के खिलाफ किसने बोला था? अब नवीन आपसे- अब चावला, आपने कहा MS गिल को बोलने किसने मनाया? बोलने दीजिए है ना? इनको। जिम लिंगडो के बारे में जो कहा वो तो किसी ने नहीं कहा होगा आज तक। आप उनकी क्रिश्चियन आइडेंटिटी को लेके आप सवाल खड़े कर रहे थे कि नहीं कर रहे थे? अच्छा, मैं और ये मिस्टर गुप्ता, और- गुप्ता और कौन सुन- बोल रहा सुन- सुन- है? एक सेकंड, आशुतोष गुप्ता, ज्ञानेश गुप्ता है, ये कौन बोल रहा है? नहीं वो आपके साथ डिबेट में आलोक शर्मा ने बोला, आपने रोका उनको। एक सेकंड सर, देखिए, लेट मी से दिस। मुझे एक लाइन बोलने दो, उसके बाद No, एक let लाइन, me say this. एक लाइन बोलने नहीं दीजिए अभी आशुतोष आपने जी को। जेम्स माइकल लिंगडो के क्रिश्चियन आइडेंटिटी पे आपके बोला। समाधान हो एक जाएगा। सेकंड, हाँ आप बोल दीजिए। अगर मैंने इंटेंट वाइज जानबूझ के डिमीन करने के लिए ज्ञानेश गुप्ता कहा है, आई फील सॉरी फॉर दिस। एक से आप सब्जेक्टिव हो गए। नो नो, ही डजंट यूज दैट, ही डजंट। मैंने इनको नहीं बोला। बिकॉज मैं दूसरी बात ए भाई, मेरी लाइन थी, मुझे एक बार बोलने दो। एक छोटा सा बोलिए फिर। आपने कहा कि इलेक्शन कमीशन पे किसी ने टिप्पणी नहीं की, मोदी जी ने टिप्पणी की। अब इससे सुनिए। भयानक टिप्पणी कौन एक कर सकता है? जुडिशरी पे इससे भयानक टिप्पणी अरुण जेटली ने कही थी कि आप जब जजेस बिफोर दे रिटायर दे प्लान फॉर द। ठीक, बोला उनका था कि कहना है बोला? भाई इन्होंने भी टिप्पणियां अब करी। अब आशुतोष जी पूरा सुनिए। ठीक, मैंने आपको नहीं बोला, आपने बोला कि किसी की आइडेंटिटी चिन्हित की गई, तो भाई पवन खेड़ा से लेकर आलोक शर्मा से लेकर सुप्रिया श्रीनेत, ज्ञानेश गुप्ता बोलते हैं और कास्टिस्ट इंटेंशन से बोलते हैं, तब तो आप नहीं बोलते कि दिस इज रॉन्ग। एक सर मेरी पूरी बात हो जाती। दूसरी बात, हाँ, किसी ने किसी पर टिप्पणी की, देश में एक ही उदाहरण है कि सिटिंग सीईसी ने सिटिंग ईसी के खिलाफ लेटर लिख के बोला इज अनफिट फॉर सीईसी एंड अनफिट फॉर ईसी। सुनिए, नवीन चावला के लिए एक ही उदाहरण है कि एक सीईसी को मंत्री बनाया मिस्टर MS गिल। एक ही ऐसा उदाहरण है जहां पर नेता प्रतिपक्ष ने लेटर लिखकर 2012 में कहा कि भाई कलीजियम बना दो अपॉइंट करने के लिए, और संपत को नहीं बना सकते, तो भाई तुरंत अगले दिन संपत को बना दिया। और जो लोग आज बड़ी डंपास बोलते हैं, इसको बड़ी बखैती करते हैं ना कि निष्पक्षता की, 1950 से लेकर 2014 तक, आशुतोष जी आप सीनियर पत्रकार, एक मुझे सीसी या ईसी बता दो जिसको पैनल ने अपॉइंट किया। सुन लीजिए, एक भी नहीं है। उल्टा सिंगल मेंबर था 90s तक, आज पैनल बना था जिसमें नेता प्रतिपक्ष है पर उसकी निष्पक्षता पे सवाल, और जो डायरेक्ट अपॉइंट हो उसकी निष्पक्षता बढ़िया। सुन लीजिए, एक लास्ट 10 सेकंड। और स्टेट में भी तो इलेक्शन कमिश्नर होते हैं। स्टेट में कौन सी स्टेट गवर्नमेंट CJ चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट को लेती है या नेता प्रतिपक्ष को लेती है अपॉइंट करने के समय? आप अपने, मैं कहता हूं कांग्रेस इतनी नाचती है ना, ताता थैया, कर्नाटका में एक व्यवस्था बनाए कि हम कर्नाटका का इलेक्शन कमिश्नर CC, वो स्टेट इलेक्शन कमिश्नर सिद्धरामैया, R अशोक और चीफ जस्टिस ऑफ कर्नाटका हाईकोर्ट से बनाएंगे। करके दिखाओ ना। वॉक द टॉक वाली बात है। अब आप बोलिए प्लीज। पहली बात तो ज्ञानेश जी से मेरा कोई न व्यक्तिगत रिश्ता है, ना कोई रिश्ता। नहीं, गुप्ता सही समय पे याद आता है। सुनो आपको भी उनको भी। देखो, जब सारे लोग, एक तबका था जो ज्ञानेश जी की बेटी, उनके दामाद को लेके सोशल मीडिया पे पोस्ट कर रहे थे। मेरा ट्वीट ऑन रिकॉर्ड है। मैंने कहा कि आपकी प्रॉब्लम मुख्य चुनाव आयुक्त से हो सकती, ज्ञानेश कुमार जी से हो सकती, आई कंसीड लेकिन दैट। जिस तरीके से आप लोग उनकी परिवार को यहाँ डिमोनाइज करने की कोशिश कर रहे हैं, ये गलत है। ये ऑन रिकॉर्ड है। आप कभी भी ट्वीट करके उठा। ठीक है। आई डोंट टेक, भाई मैं पत्रकारों में ज्ञानेश जी पर टिप्पणी करूंगा, ज्ञानेश जी की जो बेटी है उस पर क्यों टिप्पणी करूंगा? वो IAS का एग्जाम देकर आई है भाई। मैं आपको आपको तो बोल ही नहीं रहा ना सर कोई। यू शुड कॉल आउट कांग्रेस ऑन दिस। मेरा ये क्वेश्चन से है। कॉल आउट कर रहा हूं। इन्होंने तो किया ना ये, सुप्रिया श्रीनेत, सुप्रिया श्रीनेत क्या करती है, आलोक शर्मा, ये सब You are कर रहे हैं। senior पत्रकार। ऐसी बहुत सारी चीजें जो बीजेपी वाले सुबह से शाम, आपको प्रेम हर शुक्ला जी, चुट पे ये प्रेम शुक्ला जी ने मां बहन की गाली दे दी। आप call out आपने करते call out हैं किया ना? आप call out call out करते हैं आपने ना? किया ना? आप आपने तो नहीं movie किया ना? call out करते हैं। आपने किया नहीं किया ना? आपने मैं पार्टी में हूं, आप पार्टी हो क्या? आपने किया क्या?
आप बोलो कि सर, गलत है। आप क्यों कंपेयर कर रहे हो? आप तो एक compare नहीं कर पॉलिटिकल रहा। एनालिस्ट हो, यू कॉल्ड हिम आउट, पत्रकार हैं। आपने प्रेम जी को आप कॉल अभी- आउट किया, आप चलिए। आप सुप्रिया को भी तो कॉल आउट करो ना यहाँ, ये तो एक फेयर डिमांड सवाल है। सुप्रिया श्रीनेत का नहीं है, सवाल इस बात को लेके है, अभी ऑन रिकॉर्ड है, आप ट्विटर पे जाके देख सकते हैं। मान ली बात। नो लेबर कोड्स, हाँ हाँ, मैंने वो तो कहा है। कि ये सही अरे फैसला उस है। पे तो वायरल हो गया वो तो आपका। मैंने कहा वो सही फैसला है। देखिए एक मैंने बात, कहा phone loss। अब आप लोग बहुत, अब आप लोग Okay, एक गर्म second, होते जा रहे एक हैं। second, एक second, let's test what he said. हाँ, So let me have my views एक second, एक about second, एक people. second. Okay, I concede. You are most objective. You don't. No, I'm not saying I'm most objective. I try to be objective. Okay, so let's try this. I made you hear Tejasvi statement on EVM. You yourself know EVMs cannot be hacked. You have tweeted the same. You have said ये जो धंधा करते हैं रोकना चाहिए. Say Tejasvi, you are in delusion. No, why should I say this? चलिए Why should I? अब मैं आपको फोर्स करूं कि नहीं, आप प्रेम शुक्ला को बोलिए कि तुम गाली माँ को गाली देना गलत है. हाँ। बोल दिया. हाँ, अब तो बोलो. मैं ये भी कह रहा हूं कि ईवीएम पे इस तरीके से नहीं, आरोप देखिए, करना गलत है, आशुतोष जी- खत्म बात। आशुतोष जी, आई विल नॉट कॉल हिम डेल्यूजनल यार, मैं कह रहा हूं कि ईवीएम पे I इस can तरीके की बात sense. करना गलत I है। can smell. प्रमाण नहीं है. देखिए आशुतोष जी आजकल बहुत वायरल हुए हैं। इन्होंने अभी 2-3 आपकी पॉलिसीज की तारीफ करी है। अभी जो इन्होंने कोड्स की बात करी, लेबर कोड्स की, वो इतना वायरल हो गया, लोगों ने नीचे घर वापसी लिखना स्टार्ट कर दिया। फिर आशुतोष जी भाई, मैंने ऐसे ही नहीं इनको मस्त कलंदर कहा। मैंने जब कहा हाँ। कि मोदीज मोजो इज बैक, हाँ। लोगों ने कहा आप आरएसएस चले गए। नहीं, अरे बहुत हरकतें हुई ऐसी। मेरी बात तो सुनिए आप अभी। मैं इसका एनालिसिस पहले ये अमेरिका होके आए पूरा, उसके बाद ये 16 से मिलने हैं. आप 16 से मिल रहे थे. 16 वाली तस्वीर दिखाओ. उसके बाद ये अयोध्या जी पहुंच गए। Oh my God. अयोध्या जी जब ये पहुंच गए तो जय देखिए श्री राम कितने ने खुश है। देखिए तो लोग कह रहे हैं यहाँ भाई, तो मेरा घर है भाई। लोग कह रहे हैं भाई जय श्री राम बोल अयोध्या ही है ना, दीजिए। फैजाबाद नहीं है. My village is from 40 kilometers from there। फिर भी आप राम मंदिर नहीं गए. मंदिर गया मैं, गए? फोटो लगाई। कहाँ डाली आपने फोटो? आपने यार, बाहर की बाहर- फोटो डाली, आपने अंदर की फोटो नहीं अब डाली। यार अंदर की और- फोटो या बाहर की नहीं, फोटो, how नहीं does it नहीं, matter और यार? आपने अगर वो गए मंदिर में- नहीं, आपने जय श्री राम नहीं कहा, सब बोलने लग गए नहीं, जय ये श्री तो राम। आती है. नहीं, अब ये तो गलत बात है यार। हम लोग बचपन से जय सिया राम कहते आ रहे हैं, राम राम कहते आ रहे हैं। देखो जय श्री ऐसा- राम, मेरा जय श्री problem राम नहीं बोलने है. में मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, हाँ। बट मैं क्यों बोलूं आपके कहने पे? मुझे इस पे आपत्ति नहीं है कि आप जय सिया राम बोलो, जय श्री अब राम कल बोलो, कोई ठीक बोले अल्लाह अकबर बोल, मैं क्यों बोलूं नहीं, अल्लाह नहीं, अकबर? नहीं, मैं हरार माधो एक भी नहीं बोलूंगा सेकंड, वैसे मैं इस पे क्लियर कर हाँ, दूं। अगर मेरा मन एक होगा सेकंड, तो मैं एक सेकंड, अल्लाह अकबर भी आशुतोष बोलूंगा, जी- जय श्री राम भी बोलूंगा और आशुतोष जी, हर माधव एक भी चीज बोलूंगा। मैं वैसे क्लियर कर दूं, ये एक अक्सर मिसकंसेप्शन होता है, जय सिया राम बोले या जय श्री राम Same ही है, बोले, इट same इज द है. सेम। नहीं। श्री सिया और जो श्री है, वो लक्ष्मी श्री का जो नाम है है. वो लक्ष्मी जी का ही नाम है। हाँ, तो ये मेरा अधिकार है ना, मैं हाँ, क्या बोलूं? हाँ, ना, बिल्कुल, बिल्कुल You can't force me. पर एक आपने सेकंड, जय सिया राम बोला था। क्या करण, आप उस पे भी लोग कह रहे हैं। आप इशू को मिस कर रहे हो. मैं तो आशुतोष जी सुनिए ना. अरे यार छोड़ो इसको. अब क्या ढूंढ रहे हो? मैंने देख लिया. ठीक है, आप गए थे मंदिर, मैं नहीं कोई नहीं बोल रहा. अरे आप वाह, मंदिर नहीं गए थे. बहुत चलिए. बढ़िया। अच्छी बात है. सुनिए, अब मैं दूसरी बात बोल रहा हूँ. आशुतोष जी 1 मिनट छोड़ दीजिए. आप मंदिर गए, आपका अधिकार है. जय श्री राम है, जय श्री राम जो बोलना आपका अधिकार, नहीं बोलना भी आपका अधिकार. मेरे हिंदू भाई बहन को दिया भी जलाने का अधिकार है. और अगर वो अधिकार एक जज अपहोल्ड करता है, उसके खिलाफ फतवा 100 लोग, संसद के 100 लोग, उद्धव सेना कहती है हाउ डेयर दिस जज, क्योंकि वो एक हिंदू है पर उसने किसी का कॉन्स्टिट्यूशनल, और उसने बहुत सारे लोगों का, मुस्लिमों का भी कॉन्स्टिट्यूशनल राइट अपहेल्ड किया है, और उसके फैसले को डिवीजन बेंच ने अपहोल्ड किया. उसके खिलाफ कनपट्टी पर बंदूक रखी जाती है कि तुमने संविधान के लिए Justice स्वामीनाथन और सनातन के लिए फैसला कैसे दिया. देखो, अब ये मुझे लड़ाई बताओ, आप कांग्रेस से लड़ो, ये लड़ाई नहीं, वैसे do you agree with this? संविधान की लड़ाई है. डू यू एग्री विद दिस जज बीइंग इम्पीच्ड? ये बताइए मुझे। मैं एक बात जानता हूं जी। भारत का संविधान सांसदों को अधिकार देता है किसी के खिलाफ इंपीचमेंट मोशन इसके लिए? ना मूव करे, इसके लिए? फॉर व्हाटएवर रीजंस। एक सेकंड, नहीं, 2 ग्राउंड है सिर्फ. यू एक कांट, सेकंड, नहीं, आशुतोष जी एक सेकंड, मेरी बात सुन लीजिए. 2 ग्राउंड है. 2 ग्राउंड पे करता है, मिसकॉन्डक्ट, प्रूवन. मिसडिमीनर. Exactly. इसमें क्या मिसकॉन्डक्ट, मिसडिमीनर है? जस्ट बिकॉज ऑफ हिज वन जजमेंट. आप अगर ऐसे एक जजमेंट पे, मतलब आप अभी फिल्म रिव्यू की बात कर रहे थे, रिव्यू करने का हक है, यहाँ एक जज को जजमेंट देने का हक नहीं है, उस पे हिल बी बिल्कुल इम्पीच्ड. जज करने के जज को should he be impeached? लेट्स बी कॉन्स्टिट्यूशनल. Yes, yes. Go by constitution. हाँ. If the judge has a right to pronounce verdict whatever he feels, without any threat, without any intimidation, without any pressure, without any This is greed. intimidation. No. Greed. You are going He to has already impeach given him. the judgment. He has already ordered. हाँ. Now, similarly, हाँ. the member of parliament also has a right to move a petition
of a impeachment answer against a person. Can't believe आप कह रहे हो ये। नहीं कहने दो बाद में पार्लियामेंट तय कर लेगी ना कहने कि दो। उनको एक अधिकार है, सेकंड, अधिकार एक नहीं। सेकंड। आप सांसदों के इस अधिकार को कैसे रोक सकते चलिए हैं? अब बहुत अच्छी बात। चलिए। आशुतोष आई जी, माइट बी रॉन्ग, Okay. आई माइट बी राइट। आशुतोष जी का कहना है, चलिए मैं तो पहले स्वीकारता हूँ और धन्यवाद देता हूँ कि आशुतोष ने माना कि ये सांसदों का उद्देश्य जजमेंट के खिलाफ ही था, कि जजमेंट आया हिंदुओं के फेवर में, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट के फेवर में, तो इन लोगों के पास सो कॉल्ड अधिकार है कि वो उनके खिलाफ इंपीचमेंट नहीं बोलते, उसका एक्चुअली रिमूवल ऑफ जज है टेक्निकली कॉन्स्टिट्यूशन में। बाय द वे आशुतोष, नहीं है अधिकार। आई विल एक्सप्लेन टू यू कॉन्स्टिट्यूशन, क्योंकि मैं लॉ पढ़ा हूँ, कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ पढ़ा हूँ। कॉन्स्टिट्यूशन ने हमारे देश में रिमूवल ऑफ जज को बहुत कठिन बनाया है। क्यों बनाया? क्योंकि वो नहीं चाहते कि हर फैसले पर सांसद अपने या कोई भी अथॉरिटी अपने एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी अपना इस्तेमाल करके जजेस को इंटिमिडेट करे जस्ट बिकॉज द जजमेंट इज नॉट इन देयर आइडियोलॉजिकल फेवर। इसीलिए दो ग्राउंड्स ही है, दो रिस्ट्रिक्टेड ग्राउंड्स है, प्रूवन मिसडिमीनर या प्रूवन इनकैपेसिटी। इसके अलावा अगर मुझे उसका फैसला पसंद नहीं, मुझे उसका मुंह पसंद नहीं, आइडियोलॉजी पसंद नहीं, आई कैन अपील। अपील की इन लोगों ने, डिवीजन बेंच ने अपहोल्ड किया, और अपील की सुप्रीम कोर्ट ने स्टे नहीं लगाया, which means the constitutional process is the appeal, not the removal. This is actually intimidation, not This is pure intimidation, sir. just for the law. But मैं एक छोटी सी एक लाइन ऐड कर दूं, फिर आपका पर्सपेक्टिव चाहिए। एक मिनट, आपकी मुझे आशुतोष जी, हाँ, एक लाइन याद आती है अक्सर। आप कहते थे कोई भी जब ट्रायल चले, जबरदस्ती चले, प्रोसेस इज द पनिशमेंट। ठीक, तब हम लोग कहते थे कि भाई दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा, ट्रायल कंप्लीट होने दो, फैसला आने दो। अब यहाँ पे व्हेन दिस जज is subject to this harassment कि he is being impeached for no fault of his apparently. No, he has not been impeached. No, by the motion has been moved. Process is the punishment. Process, तो ये आपको प्रोसेस पनिशमेंट वाला नहीं लग रहा? मुझे ये बताइए, लेट्स बी ऑब्जेक्टिव हियर। अगर प्रोसेस पनिशमेंट की बात होगी तो फिर आपके उमर खालिद का भी जिक्र है, 5 साल जेल में रहना खुद उसने किया है। He has उमर खालिद लॉयर। एक उमर मिनट, खालिद ना और ना जज सर, नॉट क्या पर बात कर कर रहे हो? रहे हो। ना ना उमर खालिद पे एक मिनट, no, मैं आपको पढ़ सकता हूँ सर no, स्टेटमेंट। एक मिनट सर, और उमर खालिद और जज। एक सेकंड, मैं एक मिनट, अब आपने बात करी, मतलब आई विल जस्ट टेक 10 सेकंड्स। सीजीआई चंद्र, हाँ, चंद्रचूड़ ने बोला है। चंद्रचूड़, हाई कोर्ट का मैं वर्बैटिम पढ़ सकता हूं, मैंने डिबेट पे पढ़ा था कि इट इज दिस पर्सन्स डिफेंस काउंसिल Withdrawing the व्हिच हैज ऑलवेज आस्क्ड, एंड उसने ये तक कहा दिस इज अ वेरी डेंजरस प्रेसिडेंट। एक तरफ तुम कह रहे हो डिले इन ट्रायल हो रहा है, और एक तरफ खुद ही एडजमेंट मोशन कर रहे हो। बेंच हंटिंग के लिए ये मतलब ये तो कमाल की बात हो गई ना। हाँ, कितनी सिटिंग हो चुकी बेल पे? 14 से ज्यादा। सुप्रीम कोर्ट को दिखाई नहीं पड़ता। सुप्रीम कोर्ट को बोलो ना आप, मैं एक बात कह रहा हूँ, मैं एक बात कह रहा हूँ, उनको इम्पीच करो ना। मैं एक बात कह रहा हूँ कि आपने ऑलरेडी, वो लड़का 5 साल जेल में रह चुका है ऑलरेडी। खुद उसने डिले किया है सर, उसने खुद डिले किया। मैं आपको कितने कोट्स पढ़ूं? डाइवर्ट क्यों हो रहे उमर खालिद? एक दिन मैं कहता हूँ कि एक दिन हम नहीं, ये एक एजेंडा हमेशा चलाते हैं। एक दिन हम जुडिशरी पे एक डिबेट रखते हैं, ठीक है? जुडिशरी पे डिबेट रखते हैं। चलिए, प्रोसेस इज द पनिशमेंट, ये तो हम मानते हैं ना। मैं बता वो दूं, पॉइंट है। अभी तक हम जुडिशरी को होलिका मानने की कोशिश कर रहे हैं। अभी आपने बोला अरुण जेटली क्यों बोले थे tyranny of the unelected? मैं बता रहा हूँ, ठीक है ना? वक्त वो आएगा जब लोगों को जुडिशरी पर खुल के टिप्पणी करेंगे। अगर हिंदुस्तान का चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ये कहता है कि मुझे रात में भगवान का इल्हाम आया और फिर मैंने जाके फैसला कर दिया, अगर आप भगवान धर्म के नाम पे अगर आप फैसला करते हैं, ये किसने कहा? ये तो चंचूड़ ने खुद कहा है ना, तो फिर सवाल खड़े होंगे। मैं ये कहना चाहता हूं कि राइट विंगर जजेस हो सकते हैं, लेफ्ट विंगर जजेस हो सकते हैं, न्यूट्रल जजेस भी हो सकते हैं। सर, चंद्रचूड़ ने क्या-क्या जजमेंट्स दी हुई आपको पता है ना? लेकिन ये हिंदुस्तान के इतिहास में पहली बार हुआ, 4 सीनियर मोस्ट जजेस प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कर रहे हैं। 4 सीनियर मोस्ट जज, कभी नहीं हुआ हिंदुस्तान। चलिए, इसको जरा भी नहीं हुआ। इसको एड्रेस करते हुए हम लोग जरा पैकअप करते हैं। लेट मी अनपैक। पहले हाँ, आई अंडरस्टैंड आशुतोष जी, पर किस नोट पे आप जा रहे हैं? मैं सिर्फ इतना पूछना चाह रहा हूं कि भाई कंटिन्यूड। हाँ, बिल्कुल, वो तो है। सीजन 3 तो आएगा ही। पर आशुतोष जी, आज सिर्फ इतना सवाल है कि एक जज का अधिकार है जजमेंट देना, उसके खिलाफ आपके पास ग्राउंड्स नहीं है इम्पीचमेंट लाने के, पर क्योंकि आप हिंदू विरोधी और सनातन विरोधी और आपको एक वोट बैंक को प्रसन्न करना है, जहाँ पे सरकार बोलती है सनातन शुड बी एलिमिनेटेड, जहाँ पर बोलती है कि भाई हज हाउस बनाना सरकार का काम है, जहाँ पर बोलती है कि भाई हम टेम्पल कंट्रोल तो करेंगे पर हम मस्जिद और बाकी चीज़ों का कंट्रोल नहीं करेंगे, उसका डिसीजन अपहोल्ड होता है और उसके खिलाफ महाभियोग लाया जाता है। तो मैं बोलता हूँ डिवीजन बेंच पर बिल ले आओ,
वहां पे नहीं लाते। और दूसरी बात प्रोसेस इज पनिशमेंट बोलने वाले लोग आज ये प्रोसेस पनिशमेंट होगा उसके बारे में कुछ नहीं बोल रहे। ये आपका डबल स्टैंडर्ड है। और तीसरी बात मैं सिर्फ इतना पूछना चाहता हूं कि भाई जज को कौन अपॉइंट करता है? जजेस ही अपॉइंट करते हैं। तो क्या आपका सवाल ये है कि जजेस तो आजकल बीजेपी के स्पोक्स पर्सन को भी हाई कोर्ट के जज बना देते हैं। अरे भाई सवाल तो खड़े होंगे ना भाई। एक सेकंड एक पार्टी के कल एक पार्टी के स्पोक्स पर्सन को आप जज बनाते हैं, सुन लीजिए, सवाल तो खड़े इसी पे ले लीजिए, इसी हो पे सकता है वो आदमी मोस्ट कॉम्पिटेंट सर आप नहीं, अच्छा सवाल है। अच्छा है। हमने ये तो देखा है कि कोई व्यक्ति फलाने फील्ड से जज बन गया, जज से फिर से एमपी और एमपी से फिर से जज बनना बहारुल इस्लाम ने किया है। तब एग्जीक्यूटिव आपकी बात मान ले, इसीलिए तो कांग्रेस की हालत है। हाँ, इसीलिए बीजेपी को तीसरी बार जीता है। इसीलिए बीजेपी को तीसरी बार जीता है। तो देखिए ठीक है, लास्ट में प्रोसेस लेबर कोड का समर्थन किया, जीएसटी का समर्थन किया कि नहीं? अरे हाँ भाई, पहली बात तो आपको बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत बधाई। मैं जरा इसके बारे में बताना चाहूंगा क्योंकि मैं ये पढ़ रहा हूं। मैं एक बात ये कहूंगा भाई, जैसे इनकी डिबेट्स होती हैं वेल रिसर्च्ड, इन्होंने पूरा दम लगा के इसको बिल्कुल पूरी तरह से इसके साथ एक जिसे कहते हैं ना इंसाफ किया है। सारी बातें पूरी पहले से शुरू होते हुए टैक्स कोड पे। तो अगर किसी को भी इस पे जानकारी चाहिए हो, मेरे को तो मैं पढ़ता रहता हूं इसलिए, बट किसी को भी अगर बेसिक से भी जानकारी चाहिए हो, प्लीज इस किताब को खरीदें, टोटली वर्थ इट। एंड कॉन्ग्रेचुलेशंस भाई, आपका एक और फेदर इन योर कैप आ गया भाई। कितने और फेदर्स जोड़ने हैं आपको कैप जैसे में? वंदे मातरम ने वन नेशन को अराइज किया, हाँ। जैसे मोदी जी ने 370 को हटाकर वन नेशन में वन कॉन्स्टिट्यूशन लागू किया, हाँ। वैसे वन टैक्स सिस्टम लाने का काम भी नरेंद्र मोदी जी ने किया इन द स्टुअर्डशिप ऑफ निर्मला सीतारमन एंड अरुण जेटली जी, जहाँ पे 1700 टैक्स अलग अलग खत्म हुए, एक टैक्स आया और अब तो बचत फेज में आ गए हम लोग। जिस प्रकार से जीएसटी 2.0 लागू हुआ तो आशुतोष के मोबाइल फोन सस्ते हुए, आशुतोष का कोट कपड़ा सस्ता हुआ, आशुतोष का आना जाना सस्ता हुआ, तो आशुतोष भी खुश है। आशुतोष बहुत खुश है। आशुतोष जी रिक्लेमिंग भारत पे हैं, आप जीएसटी बचत टैक्स टेरर टू बचत उत्सव पे है, और नेहरू जी डिस्कवरी ऑफ इंडिया पे। अगली बार जब हम लोग मिलेंगे तो ये तीनों किताबें साथ में लगा एपिसोड 3 होगा। एपिसोड 3 होगा और पता नहीं चैलेंज यू आशुतोष इफ यू हैव द गट्स ओहो एंड द गम्पशन, अरे यू बीट मी फॉर वन मोर। क्या बात, डन, ग्रज मैच इज डन। थैंक यू सो मच। थैंक यू, नो हार्ड फीलिंग्स। हमें और गालियां मत देना कमेंट्स में भाई। कमेंट्स अच्छे लिखिए, जो ठीक लगे। आशुतोष जी ने कह दिया खुल के लिखा करिए, फ्रीडम ऑफ स्पीच है। ही डजंट रीड एनी ट्रोलिंग, तो आप करिए इनका कहना। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू सो मच। वंदे मातरम।